मेरी आंख खुली तो पाया कि मेरी बाईं कलाई पर एक सोने की जंजीर बंधी है और उसका दूसरा सिरा मेरी दुश्मन दोस्त, मेरी बचपन की साथी क्लोई हैरिस से जुड़ा है। बिना एक पल गंवाए मैंने उसे बिस्तर से झटके से खींच लिया। क्लोई हैरिस, ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बिस्तर पर सोने की? लेकिन क्लोई की आंखों में न तो नींद थी, न ही चेहरे पर कोई हैरानी। उसने बस अपने सुर्ख होठों को हल्का सा सिकोड़ा और मुस्कुराते हुए मुझे देखने लगी। मैंने तुरंत अपनी बाईं कलाई ऊपर उठाई। ये क्या है? इसे अभी हटाओ। क्लोई का मिजाज पल भर में बिगड़ गया। फिर से एवा स्टर्लिंग को ढूंढने जाना है ना? ये सोचना भी मत। इस जन्म में तो तुम उसे दोबारा कभी नहीं देख पाओगे। मैंने अपना सिर खुजलाया और पूछा, ये एवा कौन है? ये मुझे उसे ढूंढने की जरूरत क्यों पड़ेगी? अब चौंकने की बारी क्लोई की थी, पर यह हैरानी बस एक पल की थी। उसने तुरंत मेरी पिछली हरकतें याद की और मान लिया कि ये मेरी कोई नई चाल है। उसे चुप देख। मैंने अपने आसपास की जगह को गौर से देखना शुरू किया। वो एक आलीशान कमरा था और सजावट देखकर लग रहा था कि काफी महंगी है। क्लोई को लगा कि मैं फिर अपना आपा खोने वाला हूं और उसने ताना मारा, क्या खिचड़ी पका रहे हो? फिर से मेरे सिर पर फूलदान फोड़ना है या शायद मुझे सीढ़ियों से नीचे धक्का देना है? मैंने उसकी बातों को अनसुना किया और तेजी से माहौल को परखने लगा। मेरा दिमाग ढेरों सवालों से भर गया था। ये जगह कौन सी है? तुम्हारा घर? पर मुझे याद है कि तुम्हारा घर ऐसा तो नहीं दिखता। मैं यहाँ कैसे आया? तुम मुझसे क्यों बंधी हो? हम एक ही बिस्तर पर क्यों थे? तुमने मेरे साथ क्या किया है? तुम्हें पता नहीं ये जगह क्या है? उसने तंज कसा। ये वही घर है जो तुमने मुझसे छिपकर खरीदा था। इसका क्या मतलब है? अचानक मुझे कुछ अजीब दिखा। हवा में पारदर्शी अक्षरों की लाइनें उभर रही थीं। लो शुरू हो गए। हीरो फिर से विलेन बीवी को फंसाने के लिए याददाश्त खोने का नाटक कर रहा है। मुझे बस एक पल के लिए कोहेरिस्ट पर तरस आया। ये नाटक कितने दिन चलेगा? शर्त लगा लो, एक दिन भी नहीं टिकेगा। दूसरी लीड एक्ट्रेस तो सब समझ चुकी है। ये तीसरी बार है जब उसने ये किया है। वो अब झांसे में नहीं आएगी। वैसे क्या एवा स्टर्लिंग आज दिखी? नहीं, थम्स डाउन। आखिर मेन लीड में ऐसा क्या खास है? क्या वो हमारी बेचारी सेकंड लीड बीवी पर ध्यान नहीं दे सकता? फीमेल लीड, विलेन बीवी, मैं हर शब्द समझ रहा था, लेकिन एक साथ मिलकर उन्होंने मेरी रूह कंपा दी। ये कितना अजीब था। क्या मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गया हूं? नहीं, मैं वही हूं और मेरे सामने बैठी औरत मेरी बचपन की दोस्त है, वही जिससे मेरी हमेशा खटपट रहती है। क्लोई हैरिस, तुम्हें एवा स्टर्लिंग याद नहीं? तो फिर तुम्हें क्या याद है? उसने जोर दिया। मैंने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि पलट कर पूछा, मैंने तुमसे शादी की है, ये कैसे मुमकिन है? ईथन कार्टर, अगर तुम तलाक चाहते हो तो ये नामुमकिन है। उसका लहजा सख्त था। मैं तुम्हें कभी एवा स्टर्लिंग के पास नहीं जाने दूंगी, मरते दम तक नहीं। मर भी गई तो उसके साथ होने का ख्याल भी छोड़ दो। मैं अभी 20 का भी नहीं हूं। मेरी शादी कैसे हो सकती है? जरूर ये नकली सर्टिफिकेट है। ये शादी कानूनी नहीं है। इस साल तुम्हारी उम्र क्या है? 19। क्लोई की पुतलियां हल्की सी सिकुड़ी। उसका दिल धड़का, पर उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। ईथन, मेरे पास तुम्हारे साथ वक्त जाया करने का टाइम नहीं है। नाटक बंद करो। कितनी बार याददाश्त खोने का नाटक करोगे? तुम बोर नहीं हुए, पर मैं हो गई हूं। बस एवा स्टर्लिंग को ढूंढना बंद करो। वो तुमसे प्यार नहीं करती। मुझे याददाश्त का कोई दौरा नहीं पड़ा है। कल मैंने ट्रैक मीट में 800 मीटर की दौड़ जीती थी। पहला नंबर आया और तुम्हें इंप्रेस करने के चक्कर में टखना तुड़वा लिया। लेकिन अभी क्या हो रहा है मुझे वाकई याद नहीं। क्लोई उसे जितना सुन रही थी, उसके चेहरे के भाव उतने ही अजीब होते जा रहे थे। उसकी नजरें मुझ पर टिकी थीं। ईथन की एवा स्टर्लिंग से मुलाकात तो इसके बाद हुई थी। अगर वाकई इसकी याददाश्त चली गई है तो ये मुमकिन है कि ये उसे न जानता हो। तुम इस साल 19 के नहीं हो, उसने धीरे से कहा। तुम 26 के हो और हमारी शादी को 4 साल हो चुके हैं। पूरे 4 साल। मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैं साफ तौर पर 19 का हूं। और मैंने तुमसे शादी कैसे की? तुम तो कहती थी कि अगर दुनिया के सारे मर्द मर भी जाएं तो भी तुम मुझे पसंद नहीं करोगी। चलो, आज के लिए मान लेती हूं, पर अगर पता चला कि झूठ बोल रहे हो तो अगली बार तुम्हें बांधने के लिए सिर्फ जंजीर नहीं होगी। मैंने जंजीर को देखा और क्लोई से पूछा, ये सोना असली है या कोई मिलावट है? असली है, पर 18 कैरेट सोना है, यानी ये भी मिलावट है। तुमने मेरी उम्मीदें पालतू में बढ़ा दी। क्लोई की आवाज थोड़ी नरम पड़ी। अगर कुछ खरीदना है तो बताओ, मैं ला दूंगी। क्या तुम्हारा इरादा बदल गया? पहले तो तुमसे जेब खर्च मांगना पहाड़ तोड़ने जैसा था। तुम कहती थीं कि तुम्हारा पैसा सिर्फ तुम्हारे पति का पैसा है, पर अब तुम इतनी दरियादिल कैसे हो? तुम अब मेरे पति हो। मैंने तुमसे शादी कैसे की? क्या तुम पागल हो या मैं? तुम झूठ नहीं बोल रहे ना? क्लोई ने साइड टेबल से मैरिज सर्टिफिकेट उठाया और मेरी तरफ फेंका। वो असली था, सरकारी मुहर के साथ। मैंने उस पर तारीख देखी। हमारी शादी 22 साल की उम्र में ग्रेजुएशन के उसी साल हुई थी। सुबह की धूप बड़ी बड़ी खिड़कियों से छनकर आ रही थी और क्लोई डाइनिंग रूम में बैठी थी। उसकी नजरें बीच बीच में मुझ पर पड़ रही थीं। मास्टर ईथन, नाश्ता तैयार है, मिसेज गेबेल ने अदब से कहा। मेज पर नाश्ता देख मेरी आंखें चमक उठीं। क्लोई छिपकर मुझे देख रही थी। खाते हुए मैंने किचन की तरफ आवाज दी, मिसेज गेबेल, आपका खाना लाजवाब है। शुक्रिया मास्टर ईथन। कहते हुए मैंने एक और बन मुंह में ठूंसा। मैंने ईथन को आखिरी बार इतना खुश कब देखा था? क्या होगा अगर ये सब दिखावा हो?
एक पल में वो ममता जो छलकने वाली थी बर्फ में जम गई। क्या पता ईथन मेरा भरोसा जीतने की कोशिश कर रहा हो ताकि फिर से एवा स्टर्लिंग के पास भाग सके। मैं इसे एक मौका दूंगी। मैं इंतजार करूंगी, देखूंगी और परखूंगी। ये ख्याल क्लोई के दिल में किसी जहरीले सांप की तरह लिपटने लगा। अगर ईथन मुझे धोखा दे रहा है तो बेसमेंट वाला वो सोने का पिंजरा काफी दिनों से खाली पड़ा है। मुझे उसे वहां कैद करने में कोई ऐतराज नहीं होगा। क्लोई, मुझे याद नहीं कि तुम्हारा परिवार इतना अमीर था। ये हवेली सस्ती तो नहीं होगी, है ना? क्या ये सब तुमने कमाया है? इन सालों में तुमने कितना पैसा कमा लिया? पुराना ईथन कभी मेरे फाइनेंस के से बारे में नहीं पूछता था। उसे मुझसे जुड़ी किसी चीज की परवाह नहीं थी। वो सिर्फ एवा स्टर्लिंग के बारे में सोचता था, उसी की परवाह करता था और बस उसे खुश करना चाहता था। क्लोई ने लंबी सांस ली। ये इतना महंगा नहीं था, बस 300 मिलियन का। मेरी नेटवर्थ अब 10 बिलियन में है। 300 मिलियन सुनकर मेरी आंखें फटी रह गईं और 10 बिलियन सुनते ही तो लगभग बाहर ही आ गईं। वो हद से ज्यादा अमीर थी। मैंने चॉपस्टिक्स नीचे रखीं और गंभीरता से उसकी तरफ देखा। तुमने कहा हम कानूनी तौर पर शादीशुदा हैं, है ना? तो अगर मैं संपत्ति का बंटवारा चाहूं तो तुम्हारी आधी दौलत मेरी होगी। इसका मतलब क्या मैं भी बिलियनियर हूं? कपड़े उतारो। क्या अभी? ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? शायद हमें कमरे में वापस जाना चाहिए। वैसे भी क्लोई और मैं शादीशुदा हैं। कपड़े उतारने में हर्ज ही क्या है? इसमें मेरा नुकसान थोड़ी है। मेरी मुस्कुराहट एकदम साफ थी और उसमें कोई खोट नहीं था। मेरे खुशमिजाज चेहरे को देखकर क्लोई ने अपना सिर पकड़ लिया। क्या वाकई इसे इस बार याददाश्त का दौरा पड़ा है? पहले तो ये नाटक करते वक्त भी मुझसे नफरत नहीं छिपा पाता था। नहीं, मुझे अभी और ऑब्जर्व करने की जरूरत है। ईथन, हमारे बीच प्रीनप साइन हुआ है। अगर हम अलग होते हैं तो तुम्हें एक धेला नहीं मिलेगा। मेरा चेहरा तुरंत उतर गया। मुझे गहरा सदमा लगा था। तुमने वाकई अपने बचाव के लिए ये किया। क्लोई, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसी इंसान हो। मैं तुमसे बहुत निराश हूं। शादी के वक्त तो तुमने ही इसका सुझाव दिया था। मैंने सुझाव दिया था? क्या मैं बेवकूफ हूं? क्या मैंने सिर्फ महान दिखने के लिए पैसा छोड़ दिया? क्योंकि उस वक्त ईथन मुझसे शादी करना ही नहीं चाहता था। वो एवा स्टर्लिंग की वजह से दिल टूटने के बाद मुझसे शादी के लिए बमुश्किल माना था। उसने खुद ही प्रीनप साइन करने की जिद की थी। हम शादी के बंधन में कैसे बंधे? और ये एवा स्टर्लिंग आखिर है कौन? मैंने दबाव डालना जारी रखा। जैसे ही मैंने ये पूछा, मेरी नजरें फिर से उन तैरते हुए कमेंट्स पर पड़ी। ईथन, एवा स्टर्लिंग तुम्हारी बीवी है। प्लीज। उसकी बीवी क्लोई हैरिस है, कानूनी वाली। क्लोई और ईथन ही एक दूसरे के लिए बने हैं। मैं उन सबके खिलाफ लड़ूंगी जो चाहते हैं कि सेकंड फीमेल लीड जीते। धोखेबाज मैन कैरेक्टर बनने के लायक नहीं है। बस मेल लीड की याददाश्त वापस आने दो। वो पक्का फीमेल लीड के पास वापस चला जाएगा। तुम जोकर लोग प्लीज इस असली जोड़े को अलग मत करो, ठीक है? इन कमेंट्स से मुझे समझ आया कि मैं, क्लोई और ये एवा किसी नोवेल के प्यार में पागल मेल लीड, विलेन सेकंड फीमेल लीड और धोखेबाज फीमेल लीड हैं। पर यह औरत आखिर दिखती कैसी थी कि उसके लिए मैं मरने को तैयार था? क्लोई ने काफी देर तक हिचकिचाने के बाद बोला, एवा स्टर्लिंग तुम्हारी पहली मोहब्बत थी। तुम उसके लिए मुझसे लगातार झूठ बोलते थे, हर तरह के फरेब और धोखे। तो फिर मैंने प्रीनप क्यों साइन किया? मैं पक्का महामूर्ख हूं मुझे ऐसा करते देख। क्लोई बोली, ईथन तुम याददाश्त खोने के बाद खुद को ही कोस रहे हो। क्या मुझे फैमिली डॉक्टर को बुलाना चाहिए? नहीं जरूरत, मैं ठीक हूं। क्लोई मेरी हर अजीब हरकत को गौर कर रही थी। ये बहुत अजीब है। ईथन आज जो कुछ भी कर रहा है वो सब बहुत अजीब है। क्या उसने चोरी छिपे एवा स्टर्लिंग से बात की है? उसने इस बार उससे क्या कहा? क्या ये याददाश्त जाने का नाटक मेरा गार्ड डाउन करने की कोई गहरी चाल है? मगर सब कुछ फिर से पहले जैसा ही लग रहा है। एक ऐसे वक्त जैसा जब वह एवा से प्यार नहीं करता था। क्लोई की निगाहें ठंडी पड़ गईं और उसके दिल में शक का कांटा चुभने लगा। नाश्ते के बाद क्लोई अपने ऑफिस जाने की तैयारी कर रही थी। मैं अभी खा ही रहा था। क्लोई को निकलते देख मैं पीछे हो लिया। तुम कहाँ जा रही हो? काम पर। मैंने हामी भरी। मैं तो भूल ही गया। और मेरा क्या? मैं कहाँ काम करता हूँ? उसने अपनी ठुड्डी उठाई और बोली, तुम्हें घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। क्यों? तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? मेरी साख इतनी गिर गई है? मुझे वाकई पिछले 6 साल कुछ याद नहीं है। मुझे तो यह भी याद नहीं कि वह एवा नाम की औरत कौन है। तो मैं भला क्या कर सकता हूं? चूंकि तुम भूल गए हो तो चुपचाप घर पर रहो। बाहर जाने की सोचना भी मत और भागने का ख्याल तो दिल से निकाल ही दो। घर पर बॉडीगार्ड्स तैनात हैं। मेरा फोन। मैंने घर पर रहने की बात मान ली है। कम से कम मेरा मनोरंजन तो रहने दो, है ना? मैं किसी से तुम्हें नया फोन भिजवा दूंगी। मैंने मुस्कुराकर उसे ओके का इशारा किया। मास्टर ईथन पर पैनी नजर रखना, उन्हें कहीं जाने मत देना और किसी से मिलने भी मत देना, खासकर एवा स्टर्लिंग से। जी, मिस हैरिस। मिस हैरिस, आज रात एक बहुत अहम बोली लगनी है। यह हैरिस कॉर्प, स्टर्लिंग इंडस्ट्रीज और कुछ अन्य कंपनियों के बीच टेंडर मीटिंग है। उसकी असिस्टेंट जेना ने उसे याद दिलाया, हम हर बार मास्टर ईथन ऐसा ही कोई ड्रामा करते हैं। यह सब स्टर्लिंग इंडस्ट्रीज को एक प्रोजेक्ट दिलाने के लिए होता है। हालांकि उनके पास और भी प्रतिस्पर्धी हैं, पर अगर वो हमें रास्ते से हटा सकें तो कोई उनके सामने नहीं टिकेगा। जो मन में है साफ कहो।
मिस हैरिस, क्या पता ईथन आपको झांसा देने के लिए यह सब ढोंग कर रहे हों ताकि आज रात के इवेंट में बड़ा खेल कर सकें। उन्होंने कई बार हैरिस कॉर्प के सौदे बिगाड़े हैं, पर आप हमेशा उनकी हरकतों को नजरअंदाज कर देती हैं। इतना नुकसान होने और शेयरधारकों की शिकायतों के बावजूद आप उनसे तलाक नहीं लेती। वह जरूर अंधे हो गए हैं, जो आप जैसी बेहतरीन पत्नी को छोड़कर उस जहरीली औरत के पीछे पड़े हैं। मुझे आपके लिए बहुत बुरा लगता है मिस हैरिस। अगर ऐसा है तो तुम्हें एक बैकअप प्लान तैयार रखना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें यह प्रोजेक्ट जीतना ही है। उनकी हरकतों से अपना ध्यान मत भटकने देना। आप सही कह रही हैं मिस हैरिस। घर वापस आकर जी भरकर खाने पीने के बाद मैं बेड पर लेट गया। मानना पड़ेगा कि बेड बहुत बड़ा था और चादरें रेशमी थीं। कार्टर और हैरिस परिवार कभी अमीर थे और हम अच्छा फर्नीचर ले सकते थे, पर इतनी बड़ी हवेली हमारी नहीं थी। मैं अभी भी यह नहीं समझ पा रहा था कि क्लोई इतनी ज्यादा अमीर कैसे बन गई। उसकी सफलता वाकई कमाल की थी। मैं लाइव कमेंट्स पढ़ रहा था, पर वो सब बेमतलब की बकवास थी, कोई काम की जानकारी नहीं, तो मैंने उन्हें देखना छोड़ दिया। मुझे नए फोन का इस्तेमाल किए ज्यादा देर नहीं हुई थी कि एक मैसेज आया। ईथन, आज का प्रोजेक्ट बहुत जरूरी है। तुम्हें क्लोई हैरिस को उलझा कर रखना होगा। एक बार जब मैं हैरिस कॉर्प को हरा दूंगी, हम शादी कर लेंगे। देखो, फीमेल लीड की हिम्मत तो देखो। मेल लीड को अभी भी मैनिपुलेट कर रही है। वह जरूर मान जाएगा, वह उससे बहुत प्यार करता है। अब तो कहना मुश्किल है कि उसे वाकई याददाश्त खोने की बीमारी है। क्या पता उसे वो याद भी हो या नहीं, हम पक्के तौर पर नहीं कह सकते। हो सकता है यह दूसरी फीमेल लीड को बेवकूफ बनाने का नाटक हो। यह प्रोजेक्ट आज बहुत ज्यादा जरूरी है। कृपया और कोई मुसीबत खड़ी मत करना। मेल लीड, अब मैं समझ गया। मैसेज करने वाली वही जहरीली औरत एवा थी। मैंने करवट बदली और वापस फोन चलाने लगा। अगले 10 मिनट तक मेरा कोई जवाब न मिलने पर एवा स्टर्लिंग को शक हुआ और उसने मुझे बहला फुसलाकर अपना काम निकलवाने की कोशिश शुरू कर दी। मुझे चिढ़ हुई और मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। एवा हैरान थी कि मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। मुझे ब्लॉक कैसे किया गया? क्या मैं उसे हाल फिलहाल में कुछ ज्यादा ही नजरअंदाज कर रही हूँ? उसने तुरंत कुछ और मीठे मैसेज भेजे कि बाकी पुरुषों से उसके रिश्ते सिर्फ बिजनेस के लिए थे और वो सिर्फ मुझसे ही प्यार करती हैं। उसने दावा किया कि वो पैसे कमा रही है ताकि हम शादी कर सकें और यह प्रोजेक्ट हमारे सुनहरे भविष्य के लिए है। मैंने उसे सीधा जवाब दिया, मुझे $50,000 भेज दो। देखते हैं तुम्हारे पास क्या है। एवा का लहजा तुरंत बदल गया। ईथन, तुम बदल गए हो। तुम पहले कभी इतने लालची नहीं थे। तुम तो पहले ताजा बर्फ की तरह पाक साफ, बेहतरीन और दयालु हुआ करते थे। क्या तुम क्लोई हैरिस के साथ कुछ ज्यादा ही वक्त बिता रहे हो? क्या उसने तुम पर असर डाल दिया है? तुम्हें उससे दूर रहना होगा। मैं हमारे भविष्य के लिए कड़ी मेहनत कर रही हूं। तुम मेरी मदद और मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैंने माथे पर बल डाला, शक में डूबा और खुद से ही बुदबुदाया। क्या वाकई मुझे ऐसी अहंकारी औरत पसंद आ सकती थी? क्या मैं समय में पीछे चला गया या मुझे सच में भूलने की बीमारी है? लेकिन जो भी हो, मुझे ऐसा इंसान पसंद नहीं आ सकता। ऐसी बेवकूफ औरत पर वक्त बर्बाद करना बेकार था। मैंने उसका नंबर ब्लॉक किया और वापस अपने फोन में खो गया। बोली वाली जगह जाते समय हैरिस परिवार की हाउसकीपर मिसेज गैबेल ने क्लोई को फोन किया। हेलो मिसेज गैबेल, मिस क्लोई, मास्टर ईथन घर पर उल्टी कर रहे हैं और उनके पेट में भयानक दर्द है। दर्द के मारे वो जमीन पर लौट रहे हैं। फैमिली डॉक्टर कहाँ है? मैंने उन्हें अभी बुलाया है, वो रास्ते में है। मास्टर ईथन एम्बुलेंस बुलाना चाह रहे थे, पर बॉडीगार्ड्स ने इजाजत नहीं दी। कहा कि उन्हें आपकी अनुमति चाहिए। उन बेवकूफों से कहो तुरंत एम्बुलेंस बुलाएं। अगर उन्हें कुछ हुआ तो वो सब नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। बॉडीगार्ड्स ने एक पल की भी देर नहीं की और तुरंत एम्बुलेंस को कॉल कर दिया। क्लोई ने फोन रखा और ड्राइवर को गाड़ी मोड़ने का आदेश दिया। मिस हैरिस, बोली बस शुरू होने वाली है और मास्टर ईथन को इसी वक्त पेट दर्द होना था। मैं जानती हूं तुम क्या इशारा कर रही हो, पर मेरे लिए ईथन हमेशा पहले हैं, भले ही वो हर बार झूठ बोल रहे हों। मैं अगली बार भी उन पर यकीन करूंगी। वो चाहे 100 बार मुझसे झूठ बोलें, पर मैं उन्हें एक बार भी नजरअंदाज नहीं कर सकती। मैं उतनी खुशनसीब नहीं हूं। मैं ईथन को खो नहीं सकती और उन्हें खोने का दर्द मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिन्हा ने कुछ कहना चाहा, पर सिर्फ इतना बोली, जी मैम। ऑक्शन वेन्यू से एक चौराहे की दूरी पर काली रोल्स रॉयस ने यू टर्न लिया और तेजी से हैरिस एस्टेट की तरफ दौड़ पड़ी। क्लोई ने लंबी सांस ली। ऐसा नहीं है कि मैंने यह नहीं सोचा कि यह एक और सोची समझी साजिश हो सकती है। वक्त का ऐसा इत्तेफाक है, शायद मुझे बोली में जाने से रोकने के लिए, पर मैं क्या करूं? मैं जोखिम नहीं उठा सकती। मुझ में हिम्मत नहीं है। भले ही वो 100 बार झूठ बोलें, मैं 100वीं बार भी उनके पास बिना किसी झिझक के दौड़ी जाऊंगी। उसका फोन वाइब्रेट हुआ। यह मिसेज गैबेल का मैसेज था। एम्बुलेंस आ गई है और मास्टर ईथन को अस्पताल ले जा रही है। जिन्हा ने टैबलेट पर बोली स्थगित करने का काम शुरू किया, जबकि क्लोई खिड़की के बाहर ताकती रही। गाड़ी इमरजेंसी बिल्डिंग के बाहर जोरदार तरीके से रुकी और क्लोई गाड़ी रुकने से पहले ही बाहर कूद पड़ी। इमरजेंसी रूम के बाहर मिसेज गैबेल और कुछ बॉडीगार्ड्स बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। उसे देखते ही वो चिल्लाए, मिस क्लोई, वो अंदर हैं। डॉक्टर अभी जांच कर रहे हैं।
क्लोई ईआर के दरवाजे तक गई, पर छोटी खिड़की से उसे अंदर सिर्फ परछाइयां ही दिख रही थीं। उसने मुट्ठियां भींची, खुद को शांत करने की कोशिश की और फिर पास खड़े बॉडीगार्ड्स की तरफ मुड़ी। उसकी आवाज धीमी थी, पर बर्फ की तरह ठंडी। एम्बुलेंस बुलाने से किसने रोका था? एक लंबा बॉडीगार्ड हिचकिचाते हुए आगे आया। आपने ही निर्देश दिए थे कि अगर मास्टर ईथन को इमरजेंसी में किसी को बुलाना हो या गाड़ी चाहिए हो तो पहले हमें आपकी इजाजत लेनी होगी। मुझे तुमसे उनकी हिफाजत चाहिए, उन्हें तड़पता हुआ छोड़ना नहीं। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो तुम में से कौन जिम्मेदारी लेता? बॉडीगार्ड्स चुप हो गए, बहस करने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। तभी ईआर का दरवाजा खुला। डॉक्टर, मेरे पति कैसे हैं? उन्हें एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस है। मरीज बहुत दुबला है और ज्यादा कुछ खाता नहीं है। इस बार उन्होंने एक साथ बहुत ज्यादा खा लिया, जिससे पेट पर दबाव पड़ा और भयानक मरोड़ के साथ उल्टियां होने लगीं। हमने दवा दे दी है, दर्द कम हो गया है। हम उन्हें निगरानी के लिए 4 घंटे और रखेंगे। कोई गंभीर बात नहीं है, चिंता मत कीजिए। उसके दिल का बोझ आखिरकार हल्का हुआ, थकान हुई पर राहत ज्यादा थी। क्लोई ने लंबी सांस ली। शुक्रिया डॉक्टर, क्या मैं अंदर जाकर उनसे मिल सकती हूँ? जी, पर मरीज को आराम की जरूरत है तो कृपया शांत रहें। ठीक है। क्लोई ने हामी भरी और धीरे से दरवाजा खोला। मैं अस्पताल के बिस्तर पर आंखें बंद किए लेटा था। मेरा चेहरा अभी भी थोड़ा पीला था, हाथ में सुई लगी थी और ग्लूकोज की बोतल से दवा धीरे धीरे मेरी नसों में जा रही थी। कदमों की आहट सुनकर मेरी पलकें फड़फड़ाईं और मैंने आंखें खोल दी। जब मैंने उसे देखा तो मेरे चेहरे पर हैरानी और कुछ और मिली भावनाएं तैर गईं। क्या तुम्हारी कोई अहम मीटिंग नहीं थी? मेरी आवाज थोड़ी भारी थी। क्लोई की गहरी आंखों में एक चमक सी कौंधी। तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? दूसरी फीमेल लीड को शक था कि मेल लीड ने उसे जानबूझकर मीटिंग से दूर रखा है। वो पहले से तैयार थी। भले ही वो न भी हो, उसकी टीम को हल्के में नहीं लिया जा सकता। मेल लीड रोता है और फीमेल लीड कुत्ते की तरह दौड़ती चली आती है। मैं इस कैप्टिविटी वाले सीन को सपोर्ट करती हूँ, मुझे यह देखना है। मुझे आज फोन पर मैसेज आया था कि तुम्हें एक जरूरी मीटिंग से दूर रखना है। क्लोई, तुम्हें मेरा यकीन करना होगा, मेरी याददाश्त जा चुकी है। भले ही हमारे रिश्ते ठीक न हो, मैं किसी और की मदद तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं करूंगा। सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं उसे अब नहीं पहचानता। अगर पहचानता भी तो मैं तुम्हारा करियर इस तरह तबाह नहीं करता। काश सब कुछ हमेशा ऐसे ही रह पाता। क्लोई ने मेरा फोन लेने की कोशिश की। पहले होता तो मैं घबरा जाता। इस बार मैंने फोन लिया, अनलॉक किया और उसे दे दिया। उसने एवा स्टर्लिंग के वो मैसेज देखे और उसका चेहरा फिर से तमतमा गया। सब वैसा ही था जैसा मैंने कहा था। मैंने किसी बात के लिए हामी नहीं भरी थी। मेरा अस्पताल में होना महज एक इत्तेफाक था। मैं बस सोच रहा था कि मेरा 26 साल का शरीर कितना दुबला है, तो सोचा थोड़ा ज्यादा खा लूं। किसे पता था कि मैं अब इतना नाजुक हो गया हूं। क्लोई ने बहुत समय से मुझे यूं बकबक करते नहीं सुना था, जैसे मैं उसे हर छोटी बात बताना चाहता था। ऐसा लग रहा था कि वो वाकई एवा स्टर्लिंग को भूल चुका है। वह आखिरकार दोबारा मुझे देख पा रहा है। जब तक ड्रिप चल रही थी, क्लोई अस्पताल में मेरे साथ ही रही। खिड़की के बाहर रात स्याही की तरह काली थी और कॉरिडोर में नर्सों के कदमों की धीमी आहट कभी कभार गूंज रही थी। सलाइन की 4 बोतलें एक लय में टपक रही थीं, जैसे वक्त को मापती हुई। मैं अस्पताल के ऊंचे बेड के सहारे बैठा था। मेरा चेहरा अभी भी पीला था, लेकिन मेरी आंखें अजीब सी चमक से भरी थीं, मानो मैं धुंध में खोए अपने अतीत को बाहर खींचने के लिए बेताब था। मैंने उन 6 सालों के बारे में बहुत सारे सवाल पूछे जो मैं भूल चुका था। शुरुआत में क्लोई ने जवाब बहुत छोटे दिए और बात बदलने की कोशिश भी की। उसके लिए वो 6 साल अनकही बातों से भरे थे। मुझे किसी और की तरफ जाते हुए देखना और वो जलन, वो बेबसी जो उसके दिल में गहराई तक दबी थी, उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। हमारे बीच वे 6 साल सबसे कड़वे थे और वो उनके बारे में एक लफ्ज भी नहीं कहना चाहती थी। जब भी वो पूरी तरह खामोश होने वाली होती, उसकी नजरें मुझसे मिल जाती। मेरी आंखों में यादों का कोई साया या मोह नहीं था, सिर्फ एक साफ जिज्ञासा थी, बिल्कुल शरद ऋतु की नदी की तरह जिसमें अतीत की कोई धूल नहीं थी। ऐसी आंखों के सामने वो दीवार नहीं बना पाई। आखिरकार मैं उसकी बातों से उस कहानी के कड़वे टुकड़े एक एक करके निकलवाने में कामयाब रहा। वो अवा नाम की लड़की, मैं उससे कैसे मिला? क्लोई की उंगलियां अनजाने में बेड की रेलिंग के किनारे को छू रही थीं। उसकी ठंडक उसकी त्वचा में समा रही थी। उसकी आवाज सपाट थी। अवा स्टर्लिंग, वो हमारी यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट स्टूडेंट थी। तुम्हारी एंकल मुड़ी तो मैं ही तुम्हें कैंपस क्लिनिक ले गई थी। हर चेकअप और ड्रेसिंग के वक्त मैं तुम्हारे साथ थी, लेकिन आखिरी बार तुम लगभग ठीक थे और आराम से चल पा रहे थे। उस दिन मुझे कुछ काम था तो मैं तुम्हारे साथ नहीं गई, तभी तुम मुझसे मिले। बस एक बार की गैर मौजूदगी, बस वो एक बार। मैं बाकी हर बार उसके साथ थी, कभी दूर नहीं हुई। फिर भी मैं किस्मत के उस खेल से हार गई जिसने एथन को पहली नजर में ही उस दूसरी औरत के प्यार में डाल दिया। और उसके बाद तुम हर दिन मुझसे बातें छुपाने लगे, अजीब सी हरकतों में रहने लगे। मेरा प्रोजेक्ट एक अहम मोड़ पर था और मैं दिन रात काम कर रही थी। जब तक मुझे तुम्हें देखने का वक्त और हिम्मत मिली, तुम मेरे पास आए और कहा कि तुम अवा स्टर्लिंग से अपनी भावनाएं जाहिर करने जा रहे हो। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी ऐसी कहानी को सुन रहा हूं जिसका मुझसे कोई लेना देना ही नहीं है।
अस्पताल का कमरा एक पल के लिए शांत हो गया। बस मेडिकल मशीनों की धीमी गूंज सुनाई दे रही थी। मैंने धीरे से अपनी भौहें सिकोड़ी। तो फिर हमारी शादी कैसे हो गई? मैंने वो सवाल दोबारा पूछा जो होश में आने के बाद से मेरे दिमाग में घूम रहा था, वो सवाल जो मुझे सबसे ज्यादा उलझा रहा था। बाद में तुम्हें पता चला कि अवा स्टर्लिंग सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं थी, और सबसे जरूरी बात, वो पहले से ही किसी और के साथ सगाई कर चुकी थी। गुस्से में आकर तुमने उसी वक्त मुझसे शादी के लिए कह दिया। तुम बहुत निराश और टूटे हुए थे, और कमजोरी के एक पल में मैंने हाँ कह दी। क्लोई झूठ बोल रही थी। सच तो यह था कि वो खुद मुझे पाने के लिए तड़प रही थी, और मैं पूरी तरह अंधेरे में था, हमारे रिश्ते को गलत समझ रहा था। ठीक उसी वक्त जब वो पछतावे से भरी थी, मैंने उसे एक मौका दे दिया था। मैं बेड पर झुकी हालत से एकदम सीधा हुआ। सदमे और गुस्से से मेरी आवाज तीखी हो गई, जिससे मेरे हाथ में लगी सुई खिंच गई। पहले मुझे यकीन नहीं हुआ, फिर एक अजीब सी बेतुकी हंसी आ गई, और मुझे समझ नहीं आया कि कैसा चेहरा बनाऊं। मैंने क्लोई से पिछले 6 सालों के बारे में पूछा। मैं उसका जवाब सुनना चाहता था, लेकिन मुझे इस बात की ज्यादा उत्सुकता थी कि लाइव कमेंट्स में लोग क्या कह रहे होंगे। मेन कपल को पहली नजर में प्यार हो गया। बचपन की दोस्त का उस नई आने वाली लड़की के सामने कोई मौका ही नहीं था। सेकंड लीड फीमेल का हारना जायज था। फीमेल लीड बाकी सबके साथ दिखावा करती है, लेकिन मेल लीड के साथ असली है। हद है यार। फीमेल लीड हर किसी के साथ फ्लर्ट करती है, और मेल लीड उसकी वजह से कितनी बार टूट चुका है। स्टर्लिंग इंडस्ट्रीज की वारिस के तौर पर जिसके पिता की इतनी नाजायज औलादें हैं, उसे तो अपनी सत्ता बचानी ही होगी। सगाई तो सिर्फ एक जरिया है। मेल लीड को छोड़कर सब ड्रामा है। फिर उसने सगाई क्यों नहीं तोड़ी और मेल लीड के साथ क्यों नहीं आई? जब उसे ऑनलाइन होम रेकर कहा जा रहा था, तब वो बस छिप गई। इसे प्यार कहते हो? क्लोई के छोटे लेकिन जानकारी से भरे किस्से को सुनते हुए अवा स्टर्लिंग की 6 साल की कहानी धीरे धीरे मेरे दिमाग में एक तस्वीर की तरह बन गई। आखिर में ये सिर्फ एक घिसी पिटी और दुखद कहानी थी। वो महत्वाकांक्षी थी, अपने परिवार की सत्ता हथियाना चाहती थी, लेकिन मेरे लिए अपनी भावनाओं को छोड़ नहीं पा रही थी। इसलिए वो सच्चे प्यार के वादों से मुझे बहलाती रही, और साथ ही अपने मंगेतर के साथ सगाई भी बनाए रखी ताकि फायदा उठा सके। जब सब खुल गया तो मैंने सारा इल्जाम ले लिया। ये तो किसी पुराने मेलोड्रामेटिक रोमांस उपन्यास जैसी कहानी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या वो बेवकूफ वाकई में था? ये मेरा स्टाइल बिल्कुल नहीं है। मैं इतना मूर्ख कैसे हो सकता था? सलाइन खत्म हो गई थी, और मैं आखिरकार उस अस्पताल से बाहर निकल सका जो डिसइंफेक्टेंट की बदबू से भरा था। मेरी आंखें रोल्स रॉयस पर टिकी थीं। मेरी पुतलियां एक्साइटमेंट से बार बार फैल रही थीं। ये कार कितनी शानदार है, मैंने कहा, और मेरी उंगलियां कार के चिकने दरवाजे को सहला रही थीं। 2 करोड़ 800 लाख। मैंने अचानक अपना सिर घुमाया। अगर मैं उस वक्त अवा स्टर्लिंग से नहीं टकराया होता, तो क्या मैंने अपना खुद का सफल बिजनेस शुरू करके करोड़ों नहीं कमाए होते? मैं रुका। तब तक मैंने अपना खुद का बंगला और लग्जरी कार खरीद ली होती, और शायद कोई मॉडल मेरी शुगर बेबी होती। किसके साथ क्या रिश्ता है, ये किसी की बला से। मैं एक मॉडल के साथ रहूंगा। मेरी जवानी के 6 साल ऐसे ही गायब हो गए। 6 साल। मैंने किसी लड़की का हाथ तक ठीक से नहीं पकड़ा, और मैं उठता हूं तो सीधा तुम्हारे साथ बंधा हुआ मिलता हूं। मुझे बस एक मॉडल चाहिए। इसमें गलत क्या है? वो पल भर की गर्माहट पूरी तरह गायब हो चुकी थी। क्लोई के सामने मैं अपने पुराने स्वभाव में लौट आया, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल रहा था। गाड़ी में बैठो, हम घर जा रहे हैं। मैंने जानबूझकर उसके चारों तरफ चक्कर लगाया और पिछला दरवाजा खोलकर बैठ गया, जैसे वो मेरी ड्राइवर हो। मेरा ये बचकाना लेकिन जिंदा दिल अंदाज देखकर क्लोई के अंदर एक जानी पहचानी भावना उमड़ आई, और उसके होठों पर मुस्कान आ गई। उसने पिछला दरवाजा खोला और मुझे बाहर खींचने के लिए संघर्ष किया। मैंने क्लोई का ये बचकाना रूप शायद ही कभी देखा था, इसलिए मैंने उसका साथ दिया और पैसेंजर सीट पर बैठ गया। तो तुम सच में मुझे अपना ड्राइवर समझ रही हो? तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम मेरी ड्राइवर बनी हो। जब हम घर पहुंचे, मैं पैसेंजर सीट पर ही बैठा रहा। क्लोई मुझे जिद के साथ खींच रही थी। हैरिस एस्टेट के नौकरों ने मिस क्लोई और मास्टर एथन को कभी इतना करीब नहीं देखा था। आमतौर पर तो या तो ठंडी नजरें होती थीं या तीखी बहसें, लेकिन आज तो जैसे उनके व्यक्तित्व पलट गए थे। एक चिढ़ा रहा था और दूसरा हंस रहा था। ऐसा लग रहा था कि दोनों का रिश्ता आखिरकार पिघलने लगा है। क्लोई ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे कॉरिडोर से होते हुए सीधे मास्टर बेडरूम ले गई और बेड पर बैठा दिया। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। इस अनपेक्षित कोमलता ने मुझे चौंका दिया, और मैंने मुंह से निकाल दिया, तुम बहुत बदल गई हो। क्या तुम फिर से मुझे बूढ़ा कह रही हो? भूलो मत, हम दोनों एक ही उम्र के हैं, और तुम तो मुझसे बड़ी हो। तो क्या तुम घुमा फिराकर मुझे बूढ़ा बोल रही हो? नहीं। क्लोई मुड़ी और अलमारी की तरफ चल दी। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। तुम पहले नहा लो। मेरा दिमाग तुरंत दूसरी तरफ चला गया। ये सोचने लगा कि नहाने के बाद क्या हो सकता है। क्या हम रात यहीं रुक रहे हैं? मैंने पूछा, हम कहाँ हैं? हाँ, और मैं तुम्हें जंजीर से बांध दूंगी ताकि तुम आधी रात को खिसक न सको। यह गैर कानूनी कैद है। मैं सिक्योरिटी को फोन कर रहा हूं। कर लो, बुला लो उन्हें। हम कानूनी रूप से शादीशुदा कपल हैं। अगर तुम वर्दी वाले गार्ड से कहोगे कि ये बस थोड़ी सी पति पत्नी की नोक झोंक है, तो क्या तुम्हें लगता है वो बीच में आएंगे? क्लोई हैरिस, तुम पागलपन कर रही हो।
जब मैं बाथरूम से सिर्फ पजामा पहनकर बाहर आया तो क्लोई न जाने क्यों पल भर के लिए शर्मा गई, फिर उठी और खुद बाथरूम में चली गई। तभी बाहर रखे फोन की स्क्रीन जल उठी। मिस हैरिस बोली के नतीजे आ गए हैं, हम जीत गए, स्टर्लिंग इंडस्ट्रीज हार गई है। नहाने के बाद क्लोई ने जल्दी से खुद को सुखाया और बाथरूम का दरवाजा खोला, लेकिन बेडरूम खाली था। मैं कहीं नजर नहीं आ रहा था। क्लोई की सांसें गले में अटक गईं, जैसे उसे बर्फीली गुफा में फेंक दिया गया हो, और एक हल्की सी थरथराहट उसके शरीर में दौड़ गई। कोई जवाब नहीं मिला। क्या एथन ने मुझसे फिर झूठ बोला? क्या वो फिर से मेरी दुनिया से गायब हो गया? एक खौफ ने उसे जकड़ लिया। एथन, कोई भी जाओ और मास्टर एथन को ढूंढो, अभी फौरन। तभी एक हल्की सी आवाज के साथ कॉरिडोर के अंत का दरवाजा थोड़ा सा खुला। मेरा चेहरा डिस्टर्ब होने की झुंझलाहट से भरा था और मेरी आवाज तीखी थी। चिल्लाना बंद करो। क्या तुम आधी रात को रूहें बुला रही हो? किसी को सोने दोगी या नहीं? मुझे वहां देखकर क्लोई ने आखिरकार राहत की सांस ली, उसे पागलपन की हद तक परेशान देखकर। मुझे अचानक थोड़ा अपराध बोध महसूस हुआ। एथन कार्टर, देखो तुम कैसे दिखावा कर रहे हो। तुम्हें यही सजा मिलनी चाहिए। तुम्हारी एंकल में मोच है तो दिखावा करते रहो। मेरे यात्रा करने से पहले जब मेरी एंकल मुड़ी थी, क्लोई मुझे कैंपस क्लिनिक ले गई थी और पूरे रास्ते मुझे डांटती रही थी। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती, मैंने जानबूझकर अपना पैर लटकाया और वो तुरंत चुप हो गई। 20 साल की क्लोई की जुबान बहुत तेज थी, लेकिन जब भी मेरे साथ कुछ होता था वो छोटी से छोटी बात पर भी फौरन हाजिर होती थी। 26 साल की क्लोई मेरे प्रति ठंडी थी, लेकिन वो परवाह आज भी करती थी। मेरा मन अब जवान है, उसकी उम्र का नहीं, इसलिए मैं बिना सोचे बोल देता हूं। तुम्हें मुझसे प्यार है। यह कोई सवाल नहीं था, न ही उसमें कोई हिचकिचाहट थी। मेरा लहजा पूरी तरह यकीन से भरा था। क्लोई के कदम रुक गए। प्यार भाड़ में जाए, मेरे साथ वापस कमरे में चलो। तुम्हें यहां रहने की इजाजत नहीं है। लाइव कमेंट्स फिर से भड़क उठे। मैंने जल्दी से बहसों वाले मैसेज देखे। कोई काम की जानकारी नहीं मिली और मेरे पास गहराई में जाने की हिम्मत नहीं थी। क्लोई मेरे सामने खड़ी थी, उसकी आंखें ठंडी थीं, उसके शब्द सलाह नहीं हुक्म थे। क्या तुम खुद चलकर वापस चलोगे या मैं किसी को बुलाऊं जो तुम्हें उठाकर ले जाए? मैंने थोड़ा दोषी महसूस करते हुए नजरें फेर लीं। मैं गेस्ट रूम में सो जाऊंगा, मैं भाग नहीं रहा हूं। मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम बहुत दुबले हो, सिर्फ हड्डियां ही दिखती हैं। मैंने अनजाने में खुद को देखा। मैं बहुत ज्यादा पतला था। उसकी आंखों में मैंने दर्द की एक झलक देखी, जैसे उसने मुझे चुभाने के लिए जो कहा था उसने खुद उसे भी घायल कर दिया हो। तो तुम मुझे बांध कर रखने पर क्यों जोर दे रही हो? इसका मेरी भूली हुई यादों से ताल्लुक है ना? शादी से पहले तुम अवा स्टर्लिंग के साथ उलझी हुई थी और तुम पूरी तरह टूट चुकी थी। शादी के बाद मैंने शुरू में तुम्हें आजादी दी थी। जब तुम उसे पहली बार दोबारा मिले, तुम वापस आए और 3 दिन की भूख हड़ताल पर बैठ गए। मुझसे तलाक मांगने लगे। मैंने हाँ नहीं कहा, लेकिन मैंने तुम्हें उससे मिलने से रोका भी नहीं। मैंने तो छुपकर बॉडीगार्ड्स भी लगा रखे थे ताकि तुम सुरक्षित रहो। अगली बार जब मैंने तुम्हें देखा, तुम मेरे दरवाजे पर रो रहे थे, बता रहे थे कि अवा और उसका मंगेतर सगाई कर रहे हैं। तुम उसकी वजह से कई बार और चोटिल हुए। मैं तुम्हें बताना भूल गई, उसका अभी भी एक मंगेतर है। वो सगाई में है और फिर भी तुम्हें अपने साथ लटकाए हुए है। तुम्हारे कनेक्शन का इस्तेमाल करके हैरिस कॉर्प से डील चुरा रही है। हम दोनों का इस्तेमाल करके खुद को बड़ा बना रही है। उसने कभी तुमसे शादी करने का वादा पूरा नहीं किया, सगाई तक नहीं तोड़ी। तुमने तो उसके लिए अपने शरीर को भी नुकसान पहुंचाया, गलत दवाइयां ली, और जब उसके बचपन के दोस्त को ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ी तो तुम अपना अंग दान करने तक को तैयार थे। अच्छा हुआ मैंने तुम्हें रोका और घर में कैद कर दिया, वरना तुम अब सिर्फ हड्डियां नहीं होते, तुम कब के मर चुके होते। तभी से मैंने दिन में तुम पर नजर रखने के लिए लोग रखे और रात को सोते वक्त मैं तुम्हें जंजीर से बांध लेती थी। भागने के बारे में सोचना भी मत। क्या वो मैं था? क्या वो कोई महामूर्ख था? क्या वाकई वो मैं था? मैं बिल्कुल भी सहानुभूति महसूस नहीं कर सका, इसलिए बस अपना बचाव करने की कोशिश की। खैर, मैं तो सब कुछ भूल चुका हूं, है ना? यह तुम्हें अचानक सब याद आने और खुद को दोबारा मारने से रोकने के लिए है। तुम्हें मेरे साथ वापस आना होगा। विरोध मत करो, मुझे तुम में दिलचस्पी नहीं है। मैंने हार मान ली, इस बात से पिघलकर कि इतने सालों के बाद भी उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। ठीक है, ठीक है, खुद को देखकर मुझे भी उतनी दिलचस्पी नहीं है। हालांकि क्लोई की जुबान बहुत तेज थी। वो मेरी अपनी थी जिसने हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ निभाया था। क्लोई मुझे वापस मास्टर बेडरूम में ले गई और बड़ी कुशलता से हमें जंजीर से बांध दिया। उसने अपना वादा निभाया, बेड के दूर वाले कोने पर सो गई। आह क्लोई, यह बेड कितना आरामदायक है। दिन भर बहुत थक गए हो तुम। उसने हुक्म दिया, सो जाओ। अगली सुबह शांत कमरे में बर्तनों की हल्की खनक बहुत साफ सुनाई दे रही थी। क्लोई पहले ही उठ चुकी थी, खामोशी से काम कर रही थी, पर वो धातु की आवाज मेरे कानों में चुभ रही थी। कितना शोर है, मेरी सुबह कोई क्लास नहीं है। क्या मुझे सोने नहीं दे सकती? पहले उठकर नाश्ता करो। एक महिला की आवाज आई। अगर सोना ही है तो नाश्ते के बाद सो जाना। मेरे कमरे में एक औरत और फिर पुरानी यादें दिमाग में बिजली की तरह कौंधी और मैं झटके से ऐसे उठा जैसे किसी ने जला दिया हो। तुम्हारी याददाश्त काफी अच्छी है। अब भी याद है कि सुबह कोई क्लास नहीं है तुम्हारी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया।
बस बिस्तर पर गुमसुम बैठा रह गया। 6 साल पहले की घटना कल की बात लग रही थी, पर सामने खड़ी औरत और मेरे शरीर में आए बदलाव साफ कह रहे थे कि 6 साल बीत चुके हैं। ये गलत है, सब कुछ बहुत गलत है। याददाश्त जाने में इंसान भूलता है, पर मैं 6 साल का पूरा अंतराल भूलकर बीती बातों को इतनी बारीकी से कैसे याद रख सकता हूँ। एक अजीब सा साइंस फिक्शन वाला ख्याल मेरे दिमाग में आया। क्या मैं समय में पीछे चला गया था? नीचे जाकर नाश्ता करो, आज कम खाना, कहीं कल की तरह फिर अस्पताल न पहुंच जाना। मैंने बड़बड़ाकर जवाब दिया। उसे जाते देखा, दरवाजा धीरे से बंद हुआ और मैं सिर पर रजाई ओढ़कर उस हैरान कर देने वाली थ्योरी के बारे में सोचने लगा। माफ करना, मुझे देर हो गई, मेरा शरीर अकड़ गया। मैंने तुरंत रजाई फेंकी और खाली कमरे को गौर से देखा। कौन है यहाँ? कौन है कमरे में? हेलो ईथन, मैं कमरे में नहीं, तुम्हारे दिमाग में हूं। मेरे दिमाग में मतिभ्रम, स्किज़ोफ्रेनिया की शुरुआत। अब मैं शांत नहीं रह सकता था। मैं बिस्तर से कूदा और नंगे पैर कमरे से बाहर भागा, सिर थामे हुए सीढ़ियों की तरफ दौड़ा। उस अजीब सी आवाज को दिमाग से निकालने की कोशिश कर रहा था। डाइनिंग रूम में नाश्ता कर रही क्लोई ने मेरी चिल्लाने की आवाज सुनी, बर्तनों को छोड़कर सीढ़ियों की तरफ दौड़ी और मुझसे टकरा गई। मुझे एक अजीब आवाज सुनाई दी। वो कह रही थी कि वो मेरे दिमाग में है। क्लोई, क्या मेरे साथ वाकई कुछ गलत है? क्या मुझे स्किज़ोफ्रेनिया है और मैं मतिभ्रम का शिकार हूं? तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी आवाज कहाँ है? मैंने किसी सहारे की तरह उसका हाथ पकड़ा और तेजी से बोलने लगा। मेरी आवाज कांप रही थी। क्लोई ने बस उलझन में अपनी भौहें सिकोड़ लीं। क्या तुम बहरी हो गई हो? मेरी हड़बड़ी भरी सफाई एकदम रुक गई। मैं तुम्हारी चिंता कर रहा हूं और तुम मुझे बहरा कह रही हो। मैंने अभी इतना कुछ कहा, तुमने एक शब्द नहीं सुना। जब मैंने तुम्हें बहरा कहा तब तो तुमने सुन लिया, यानी सुनने में कोई दिक्कत नहीं है। तुमने अभी सच में कोई आवाज नहीं निकाली। याददाश्त जाना, मतिभ्रम और अब बोलने में असमर्थता। चलो, हम अभी अस्पताल जा रहे हैं। उसने एक पल की भी देरी नहीं की। होस्ट, डरो मत, मैं कोई भूत नहीं हूं और तुम्हें स्किज़ोफ्रेनिया नहीं है। मैं सिस्टम 0 1 3 7 हूं। सिस्टम 0 1 3 7। मेरे उलझे हुए विचार इस अनपेक्षित शब्द से एक नई दिशा में मुड़ गए। जी होस्ट, माफी चाहता हूं। मुझे कल ही अपना परिचय देना था, पर हेडक्वार्टर में जरूरी मीटिंग थी, इसलिए मैं अब जुड़ रहा हूं। साथ तुम दूसरों से मेरे अस्तित्व के बारे में बात नहीं कर सकते। ऐसी कोई भी बात अपने आप ब्लॉक हो जाएगी। हम सीधे तुम्हारे दिमाग में बात कर सकते हैं, जो सुरक्षित भी है और तुम्हें मानसिक रूप से अस्थिर दिखने से भी बचाएगा। तो ये बात थी। ऐसा नहीं था कि क्लोई बहरी थी। मेरे शब्द ब्लॉक हो रहे थे। अब सब समझ में आ रहा था। 0 1 3 7 तो फोन नंबर के आखिरी 4 अंक लग रहे हैं। मेरी तनाव भरी नसें चमत्कारिक रूप से ढीली हो गईं और मुझमें एक अजीब सी उत्सुकता जगी। मैंने मन ही मन बुदबुदाया, क्या तुम्हारे पास इमोजी हैं? सिस्टम 0 1 3 7 एक पल के लिए खामोश हो गया। फिर एक इमोजी सीधे मेरे दिमाग में चमकने लगा। मेरी आंखें हैरानी से फैल गईं और मैं लगभग चिल्ला ही पड़ा था। ईथन, ईथन, कल याददाश्त चली गई थी। आज बोलने में दिक्कत और मतिभ्रम, और अब अजीब चेहरे के साथ हवा में ताक रहे हो। लक्षण बहुत खराब लग रहे हैं। उसने मेरे चेहरे पर बदलते भावों को गौर से देखा। क्या तुम ठीक हो? हमें अभी अस्पताल चलना होगा। मैं हकीकत में वापस आया। मैं ठीक हूं, बिल्कुल ठीक। बस सुबह की थोड़ी सुस्ती है। सिर अभी भी थोड़ा भारी है। मैंने जल्दी से हाथ हिलाकर मना किया। चलो नाश्ता करते हैं, मुझे भूख लगी है। क्लोई ने मुझे शक की नजरों से देखा। नाश्ते के बाद उसने काम पर जाने से पहले डॉक्टर को बुलाया। जब डॉक्टर मेरा मुआयना कर रहे थे, एक अधेड़ उम्र का आदमी रोते हुए अंदर आया। मास्टर ईथन, प्लीज क्लोई मैम से मेरी बात कर लीजिए। मुझे नौकरी से मत निकलवाइए। 20 साल की उम्र की सोच के साथ मैंने कभी किसी बुजुर्ग को घुटने टेकते नहीं देखा था और मैंने जल्दी से उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। पहले उठो, हम इत्मीनान से बात कर सकते हैं। मास्टर ईथन, मुझे बूढ़े माता पिता और कॉलेज जाते 2 बेटों का ख्याल रखना है। मैं ये नौकरी नहीं खो सकता। मैंने कल ही नया नंबर लिया था और एवा स्टर्लिंग को पता चल गया। घर में पक्का कोई गद्दार है। एवा कंपनी की गतिविधियों पर नजर रखती है और ईथन के साथ आंख मिचौली खेलती है, जानबूझकर उसे चिढ़ाती है। क्या उसे सच में लगता है कि मैं बस एक सजावट की चीज हूं? उस आदमी ने जो किया था वो सुनने के बाद मेरी सारी सहानुभूति खत्म हो गई। ऐसे व्यापारी को रखना जो अपने मालिक को धोखे में बेचे, बारूद पर बैठने जैसा था। यह बहुत खतरनाक था। आज तुम क्लोई को धोखा दे सकते हो, कल तुम किसी और को धोखा दोगे। आज सिर्फ जानकारी दे रहे हो, कल किसी की जान भी जा सकती है। हैरिस परिवार तुम जैसे इंसान को नहीं रख सकता। तुम्हें मार्केट रेट के हिसाब से आखिरी पगार मिल जाएगी, लेकिन अगर तुमने आगे कोई गड़बड़ की तो मैं कर्मचारी अनुशासन तोड़ने के लिए तुम पर मुकदमा करूंगा और मुआवजे की मांग करूंगा। यह सालों में मेरा सबसे अच्छा दिन है। उम्मीद है ईथन ये याददाश्त खोने का नाटक और थोड़े दिन करेगा, पर इस बार मैं तुम्हें कभी कहीं नहीं जाने दूंगी। लगता है ईथन सच में भूल गया है, तो उसे कभी याद नहीं आना चाहिए और हमेशा मेरे साथ रहना चाहिए, अपनी मर्जी से। मैं वापस बेडरूम में गया, लेट गया और अपने दिमाग में सिस्टम से बात करने लगा। 0 1 3 7, क्या तुम ये नाम बदल सकते हो? लोग सोचेंगे मेरा खाना आ गया है। बिल्कुल, क्यों नहीं। तुम मुझे क्या कहकर पुकारना चाहोगे? ये औपचारिक आप कहना बंद करो। मैं काफी युवा महसूस कर रहा हूं।
क्या तुम अपनी बात करने का अंदाज बदल सकते हो? ये बहुत शांत और ठंडा है। समझ गया, सब कुछ बदला जा सकता है। क्या मैं थोड़ा जीवंत और दोस्ताना अंदाज अपनाऊं? ठीक है, बस रोबोट जैसा मत लगो, वरना मुझे बात करने का मन नहीं करेगा। नाम के लिए पहले बताओ तुम्हारे काम क्या हैं? मैं मेल लीड डिपार्टमेंट से हूं और मेरा मिशन मेल लीड को बचाना है। आसान शब्दों में, मैं तुम्हारी मदद के लिए हूं। मुझे किससे बचाना है? क्लोई के कैद करने से या एवा के नुकसान पहुंचाने से? होस्ट, एक बात बतानी है, तैयार रहना। जिस दुनिया में हम हैं वो असल में एक उपन्यास है। ये मुझे पता है। तुम्हें कैसे पता चला? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मैं अभी आया हूं और कुछ कहा भी नहीं। क्या किसी और पात्र ने बताया और तुमने यकीन कर लिया? ये भी गलत है। क्या तुम्हारे पास कुछ और कहना है? मैं लाइव कमेंट्स देख सकता हूं। क्या यह सिस्टम में कोई खराबी है? मेरी गलती है। कल पहुंचते ही मुझे मीटिंग के लिए वापस बुला लिया गया था। तो तुमने कमेंट्स के जरिए इस दुनिया के बारे में जान लिया। उतना भी नहीं। कमेंट्स या तो गेम खेल रहे हैं या दिन भर लड़ रहे हैं। काम की जानकारी कम है। सिर्फ इतना पता है कि मैं एक प्यार में पागल मेल लीड हूं। वो सेकंड फीमेल लीड और विलेन है, और एक फीमेल लीड है जिसका प्यार के मामले में दिमाग खराब है। अपने बारे में ऐसी बातें मत करो। मेल लीड को आत्मविश्वास से भरा और मजबूत होना चाहिए। ये दुनिया तुम्हारी वजह से बनी है। क्या पक्का मैं इस दुनिया का केंद्र हूं? फिर सारे संसाधन, कनेक्शन और फायदे फीमेल लीड के पास क्यों जाते हैं? मैं अभी बहुत दुबला हूं। मुझे खुद अपनी हड्डियां खटकती हैं। फीमेल और सेकंड फीमेल लीड तो कड़ी आलोचना की हकदार हैं। ये बहुत पुराना उपन्यास है, जब शारीरिक और मानसिक शोषण और परिवार की बर्बादी वाली दुखद कहानियां लोकप्रिय थीं। पर अब वैसा अंदाज चलन में नहीं है। उपन्यास की दुनिया चक्र में घूम रही है, लेकिन हाल ही में ये दुनिया रास्ते से भटक रही है। खासतौर पर पिछली बार जब सेकंड फीमेल लीड बिगड़ गई, फीमेल लीड को मार डाला और फिर तुम्हारी कब्र पर खुदकुशी कर ली। सभी मुख्य पात्र मर गए और दुनिया रिबूट हो गई। रुको, क्या कहा? मैं मर गया? मैं मेल लीड हूं, मैं कैसे मर सकता हूं? और इस चक्र में सेकंड फीमेल लीड की हरकतें फिर से अजीब हो गई हैं। कौन है इस दुनिया का केंद्र? फीमेल लीड लेखक की पसंद है और मेल लीड गोद लिया हुआ। सही कहा ना? मुझे क्यों मरना है? क्या मुझे मरना होगा? अगर मैं मरूं भी तो उस लालची एवा स्टर्लिंग को साथ लेकर जाऊंगा। सिस्टम ने डिस्टर्बेंस अलर्ट डिटेक्ट किया है। होस्ट, शांत हो जाओ। हमारा सिस्टम यहां तुम्हारी मदद के लिए है, तुम्हें एक सुखद अंत दिलाने के लिए। अगर तुम यहां कहानी बदलने और एवा स्टर्लिंग के साथ खूबसूरत अंत देने आए हो, तो मैं उसे अभी छुरा मार दूंगा। ऐसा अंत किसके काम का? जिसको वैसी औरत पसंद हो वो उसके साथ जिंदगी बिता ले। शांत हो जाओ। हमारे मेल लीड डिपार्टमेंट का अधिकार क्षेत्र बड़ा है और वो पुराने तरीके अब नहीं चलते। तुम अपना अंत खुद तय कर सकते हो। तुम चाहो तो सेकंड फीमेल लीड को जिताओ या फिर एक सामान्य मजबूत मेल लीड वाला रास्ता चुनो। ये हुई ना बात। मुझे खुशहाल अंत चाहिए। तुम्हारा नाम रियूनियन रख दूं? ठीक है होस्ट, हमारा लक्ष्य है खुशियां और संतुष्टि। मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए उत्साहित हूं। तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि तुम्हारे फंक्शन क्या हैं या तुम मेरी मदद कैसे करोगे। वो लाइव कमेंट वाला फीचर मदद से ज्यादा सिरदर्द है। उनका लगातार बहस करना बहुत चिड़चिड़ा है। माफी चाहता हूं होस्ट, मैं इसे अभी बंद कर देता हूं। अगर बाद में देखना चाहो तो मन ही मन इसे वापस ऑन कर सकते हो। तुम्हें मुख्य कहानी पूरी करनी है और अपनी खुशी हासिल करनी है। हर चरण में तरक्की के साथ तुम्हें इनाम मिलेंगे। सबसे बड़ा इनाम है एक साथ बूढ़े होना। अगर कोई साथी न हो तो अकेले और सुरक्षित तरीके से जिंदगी के आखिरी पड़ाव तक पहुंचना भी साथ बूढ़े होने में गिना जाता है। अगर मेरी किस्मत खराब हुई और जिसे मैंने चुना उसने धोखा दिया तो तुम उन्हें कभी भी बदल सकते हो। नया व्यक्ति जिसे तुम चुनोगे उसे वो बड़ा इनाम विरासत में मिल जाएगा। मेल लीड सिस्टम हमेशा मेल लीड को ही प्राथमिकता देगा। मैं इससे संतुष्ट हूं। मेरा एक और सवाल है। कुछ दिन पहले ही तो मैं कॉलेज में था और अब मेरी शादी को 4 साल हो चुके हैं। क्यों? चलो कुछ बहाना बनाने की कोशिश करता हूं। नहीं, मुझे समझाने दो। कहानी की शुरुआत में ही मैं तुम्हें हेडक्वार्टर ले गया था ताकि मेन फ्रेम से जुड़ सको। बेशक काल्पनिक किरदारों को हेडक्वार्टर की यादें नहीं रहती। सिस्टम अपडेट करने में मुझे बहुत देर हो गई, इसलिए हमें 6 साल पहले पहुंचना था। हेडक्वार्टर का नेटवर्क काफी धीमा था, जिसकी वजह से मेरा अपग्रेड लेट हो गया। हेडक्वार्टर का एक दिन इस छोटी दुनिया का 1 साल है। मैंने इसे ठीक करके कम से कम शादी के वक्त तक वापस ले जाने की कोशिश की, पर मैं नाकाम रहा और हम इस और भी बुरे दौर में आ गए जहां तुम्हें शारीरिक और मानसिक रूप से चोट पहुंची है। मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूं। क्या तुम भी वही हो? यह सब बहुत अविश्वसनीय है। मैं एक ऐसा सिस्टम हूं जिसने इस साल ही यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। तुम मेरे पहले होस्ट हो। क्या तुम भरोसेमंद हो भी? मुझे अब तुम्हारी काबिलियत पर शक हो रहा है। मुझे पूरा यकीन है। मुझे यकीन है कि तुम जरूर खुशियां पालोगे। तो दुनिया से 6 साल बिना किसी वजह के गायब हैं। क्या उन 6 सालों में मैं यहां था या नहीं? पर मेरा वजूद तो है, और ये अभी भी नोवेल की प्लॉट के हिसाब से चल रहा है। उन 6 सालों तक दुनिया का प्रोग्राम ऑटो पायलट मोड पर चल रहा था। अगर ये ऑटो पायलट पर चल सकता है तो फिर तुम्हें मेरी जरूरत क्या है? तर्क के हिसाब से नोवेल की कहानी का मतलब है कि मैं इस रास्ते पर वैसे भी चलता और ऑटो पायलट भी वही प्रोग्राम फॉलो करता। तो फिर मुझमें और उसमें क्या फर्क है? इसके अलावा
ये तो मेरी असली शख्सियत से बिल्कुल अलग है। ये ऐसी चीज नहीं है जो मैं कभी करूंगा। फर्क है, ऑटो पायलट पर शरीर को चोट लगने पर दर्द नहीं होता, कोई जज्बात नहीं होते, न ही कोई सोच होती है। पर मेरे पास है। अगर मेरे पास अपनी सोच है तो मैं इतनी बेवकूफ़ी कैसे कर सकता हूँ? वो मैं नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। बाकी लोग अपना स्क्रिप्ट निभाते हैं और काम खत्म। उनकी शुरुआत और अंत प्लॉट से तय नहीं होती, वे अपनी मर्जी से जी सकते हैं। सिर्फ बीच का हिस्सा किसी और के द्वारा नियंत्रित प्लॉट है। वो इंसान मैं बिल्कुल नहीं था, बस एक कठपुतली जो किसी और की लिखी कहानी जी रही है, अपनी मर्जी से नहीं। प्लॉट में जो मैं हूं वो मुझसे बिल्कुल अलग इंसान है। मैं उसकी सोच या हरकतें समझ नहीं सकता, और बार बार बेवकूफों की तरह काम करने के लिए मैं खुद को कभी मजबूर नहीं कर सकता। एक बार तो समझ आता है, पर हर बार उतना बेवकूफ होना नामुमकिन है। ये सामान्य है कि तुम्हें लगे कि स्क्रिप्ट वाला इंसान तुम नहीं हो, प्लॉट से बंधा हुआ इंसान असली तुम नहीं हो। सिर्फ वही जिंदगी असली तुम है जो तुम अपनी मर्जी से जीते हो। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कभी नहीं मानूंगा कि वो 6 साल में था। ये बहुत ही बचकाना है। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। वैसे तुम्हारी क्षमताएं क्या हैं? मेरी क्षमता है समय को 3 बार पीछे घुमाना। मैं हमें 6 साल पीछे ले जा सकता हूं और हम वहां से मिशन शुरू कर सकते हैं। टाइम रिवर्सल सिर्फ थोड़े समय के लिए ही हो सकता है। ठीक है, इस स्किल को बाद के लिए बचा कर रखते हैं। मेन क्वेस्ट के इनाम क्या हैं? तुमने कहा ये मेन क्वेस्ट है, जिसका मतलब है कि साइड क्वेस्ट्स भी होंगे, है ना? इनाम मिस्ट्री बॉक्स के तौर पर हैं। मुझे नहीं पता उनके अंदर क्या है। साइड क्वेस्ट्स मिलने वाले किरदारों के हिसाब से रैंडमली जनरेट होते हैं और तुम चुन सकते हो कि उन्हें करना है या नहीं। दिलचस्प लगता है। बिड जीतना और एक मुनाफे वाला प्रोजेक्ट पक्का करने का मतलब था कि हैरिस कॉर्प तमाम कंपनियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा को पार कर जाएगा। उस रात जब एवा स्टर्लिंग को नतीजे पता चले, उसने खुद को स्टर्लिंग इंडस्ट्री की बिल्डिंग की सबसे ऊपरी मंजिल पर सीईओ ऑफिस में बंद कर लिया। पूरी मंजिल पर वो अकेली बची थी। बिड के नतीजों की ईमेल नोटिफिकेशन उसके कंप्यूटर स्क्रीन पर ठंडी पड़ी थी। हर शब्द उसकी आंखों में सुई की तरह चुभ रहा था। वह धीरे से उठी और खिड़की तक गई। बाहर न्यूयॉर्क शहर के शानदार नजारे को देखने लगी। जिस बिजनेस साम्राज्य को उसे लगता था कि वह जीत लेगी, वह अब उसकी नाकामी पर हंसता हुआ लग रहा था। उसने पागलों की तरह चीजें तोड़ना शुरू कर दिया। गुस्सा निकालने के बाद वह मलबे के बीच हाँफते हुए खड़ी थी। उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे और माथे की लटें पसीने से भीगी थीं। उसके फोन की स्क्रीन चमक उठी, जिस पर उसके मंगेतर ब्लेक थॉम्पसन की कॉल आ रही थी। उसने फोन नहीं उठाया और झिलमिलाते हुए नाम को ठंडी और गहरी नजरों से देखती रही। 3 महीने पहले सरकारी बिड जीतने और थॉम्पसन परिवार से $500 मिलियन का निवेश हासिल करने के लिए एवा स्टर्लिंग ने ब्लेक के साथ एक जुआ समझौता किया था। अगर प्रोजेक्ट कामयाब रहा तो थॉम्पसन को 15% शेयर मिलते। अगर नाकाम रहे तो उसे 3 साल के भीतर मूलधन के साथ 20% सालाना ब्याज चुकाना होगा और अपने मूल शेयरों में से 8% उसे देने होंगे। उसने अपने पिता आर्थर स्टर्लिंग से भी एक गंभीर वादा किया था। हालांकि आर्थर रिटायरमेंट के करीब थे, फिर भी परिवार में वही असली ताकत थे और वो रिश्तों से ज्यादा काबिलियत को अहमियत देते थे। उनकी कई संतानें थीं, जिनमें नाजायज भी शामिल थीं। इस विनाशकारी हार के साथ एवा की स्थिति पूरी तरह डगमगा गई थी। अगली सुबह एवा स्टर्लिंग ने खुद को संभाला और फिर से कोशिश करने का फैसला किया। उसने कई छोटी बड़ी टेक कंपनियों से संपर्क किया जिन्होंने पहले सहयोग में दिलचस्पी दिखाई थी, और कुछ स्टिमुलस प्रोजेक्ट्स को पुश करना शुरू कर दिया, उम्मीद करते हुए कि कम समय के नतीजों से वो पिता का भरोसा वापस जीत सकेगी। दोपहर के आसपास ब्लेक के पिता मिस्टर थॉम्पसन सीनियर की उम्मीद के मुताबिक कॉल आ गई। डांट और दबाव के दौर के बाद कॉल खत्म हुई और एवा के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखें डरावनी हद तक ठंडी हो गईं। कुछ सेकंड बाद उसने अपना फोन नई बदली हुई डेस्क पर जोर से दे मारा। बूढ़ा लोमड़ी, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा बर्ताव करने की? हर कोई मेरे गिरे हुए वक्त का फायदा उठाना चाहता है। क्लोई सरकारी प्रोजेक्ट जीतने के बाद और भी व्यस्त हो गई थी, लेकिन चाहे वो कितनी भी व्यस्त क्यों न हो, वो मेरे बारे में बॉडीगार्ड्स के हर घंटे के अपडेट को तुरंत चेक करती थी। 3 घंटे हो चुके थे और मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकला था। क्लोई, जो हमेशा मुझ पर सबसे ज्यादा ध्यान देती थी, बेचैन हो गई। उसे लगा कुछ गड़बड़ है। हवेली जाओ और देखो यंग मास्टर क्या कर रहे हैं, उसने एक बॉडीगार्ड से कहा। मास्टर ईथन, क्या आप अंदर हैं? मैं गेम खेल रहा हूं। क्या बात है? मास्टर अंदर गेम खेल रहे हैं। सब ठीक है। यह सुनकर कि मैं ठीक हूं, क्लोई का परेशान दिल आखिरकार शांत हुआ। अगले कुछ दिनों तक क्लोई दिन में ऑफिस में काम करती रही, जबकि मैं घर पर गेम खेलता रहा। जब भी मैं बाहर जाना चाहता, क्लोई मेरी हर मांग ठुकरा देती। रात में हम सोने की जंजीर से बंधे रहते, बड़े बिस्तर के 2 किनारों पर, 1 मीटर से ज्यादा की दूरी पर। एकमात्र परेशानी ये थी कि जल्दी वजन बढ़ाने की कोशिश में मैं दिन में कई बार एक्स्ट्रा खाना खाता था, रात को सोने से पहले भी, और मेरे बार बार बाथरूम जाने की वजह से क्लोई की नींद टूट जाती थी। आधी रात को उठने से उसकी नींद की क्वालिटी खराब होने लगी।
कुछ समय बाद हैरिस कॉर्प में अफवाहें फैल गईं कि मैं उनकी सीईओ को बेहाल कर रहा हूं। एवा स्टर्लिंग पिता का भरोसा जीतने के लिए छोटी कंपनियों के साथ सहयोग करने में व्यस्त थी। वो पहले तो मुझे कोसने और बिड पर उसे रोकने की वजह से मुझसे नाराज थी, पर उसे यकीन था कि मैंने क्लोई को रोककर और उसे अटेंड न करने देकर आखिरकार उसकी बात मान ली थी। उसने निष्कर्ष निकाला कि मेरे मन में अभी भी उसके लिए भावनाएं थीं और मैं सिर्फ नखरे दिखा रहा था, न कि मैंने उसे छोड़ दिया था। बदकिस्मती से उसकी टीम बेकार थी और क्लोई के वहां न होने पर भी वो प्रोजेक्ट हार गए। बाद में उसे पता चला कि मैं उसकी मदद के लिए अस्पताल में भर्ती था और उसने एक फिक्रमंद मैसेज भेजा जिसका मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उसने मान लिया कि मेरा संपर्क इसलिए टूटा है क्योंकि कोई मेरी आज़ादी छीन रहा है, इसलिए उसने सबूत के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए मेरे पुराने नंबर पर कुछ मैसेज भेज दिए। मुझे इस दुनिया में आए आधा महीना हो चुका था और शुरुआती नयापन इस कैद भरी जिंदगी में कहीं खो गया था। हर दिन मेरी आंख इस आलीशान पर ठंडी बेडरूम में खुलती, टिकटॉक स्क्रॉल करता रहता ताकि दूसरे लोगों की जिंदगी देख सकूं जब तक कि मेरी उंगलियों के पोरों में दर्द न होने लगे। मैं बिस्तर पर पसर गया, फोन दूर फेंका और सिस्टम को आवाज दी, मैं भाग जाना चाहता हूं और फिर एवा स्टर्लिंग से चोट खाना चाहता हूं ताकि क्लोई हैरिस मुझे पकड़कर वापस ले आए। तुम्हारी मौजूदा कमजोर हालत में तुम भागते हुए आधे रास्ते में ही मर सकते हो। तुम्हारी बात में दम है तो तुम्हें पहले अपनी सेहत वापस पाने पर ध्यान देना चाहिए। तुम्हारा शरीर ही तुम्हारी पूंजी है। किसी भी मिशन के लिए तुम्हारा फिट होना जरूरी है। वैसे सेहत की बात करें तो होस्ट, अगर तुम अपना वजन सामान्य स्तर पर ला सको तो तुमने खुशी के लक्ष्य का पहला चरण पूरा कर लिया होगा। तुमने क्या कहा? सेहतमंद होना लक्ष्य का हिस्सा है। हाँ, सुखी अंत के लिए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पहला कदम है। सेहत का पैमाना क्या है? कम से कम कई मुख्य संकेतकों को स्वास्थ्य मानकों को पूरा करना होगा और कोई अन्य बीमारी नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे लिए होस्ट, इसका मतलब है वजन बढ़ाना। मैं आधे महीने में सिर्फ 3-4 पाउंड ही बढ़ा पाया हूं। होस्ट, तुम्हारी लंबाई 6 फीट 2 इंच है और तुम्हारा वजन कम से कम 155 पाउंड होना चाहिए। उससे कम कुछ भी बहुत अस्वस्थ है। मैंने अपने दुबले पतले शरीर को देखा और सिर हिलाया। मैं अपना फोन नीचे रखता हूं और आज से ज्यादा खाना शुरू करता हूं। मैं सीढ़ियों से नीचे गया और मिसेज गेबेल को ढूंढा। मिसेज गेबेल, आज से कृपया मेरे लिए ऐसा खाना बनाएं जिससे मेरा वजन बढ़े और शरीर बने। जो भी पौष्टिक हो बनाओ। समझ गई मास्टर ईथन? चिंता मत करो, मैं पक्का करूंगी कि तुम्हें भरपूर खाना मिले और तुम तंदुरुस्त हो जाओ। हा। हालांकि उनकी समझ थोड़ी अजीब थी। डाइनिंग टेबल पर मैं सामने रखी दावत पर टूट पड़ा। क्लोई की नजरें धीरे से टेबल पर घूमी। ग्रिल्ड ऑयस्टर, मीडियम रेयर स्टेक, नरम डीप सी फिश, हरे प्याज के 7 अंडे, एक ताकतवर हर्बल वाइटैलिटी सूप और साथ में गोजी बेरी टी। कॉम्बिनेशन थोड़ा ज्यादा ही साफ साफ था। मिस क्लोई, मास्टर ईथन ने दोपहर में ही कहा था कि आज से हम ऊर्जा और सेहत बढ़ाने के लिए पौष्टिक खाना तैयार करें। वह कितना विचारशील है। क्लोई के होंठ फड़फड़ाए। उसने मुझे देखा। मैं खाने में व्यस्त था, एक हाथ से ऑयस्टर को खोल से निकाल रहा था और दूसरे से स्टेक का टुकड़ा मुंह में डाल रहा था। क्लोई ने आंखें बंद की और मिसेज गेबेल को जाने के लिए कहा। डाइनिंग रूम सिर्फ कटलरी की खनक और मेरे उत्साह से चबाने की आवाज से भर गया। क्या ये अच्छा है? स्वादिष्ट। मिसेज गेबेल बहुत अच्छी कुक हैं। सूप तो बहुत ही जायकेदार है, मैंने बिना किसी शिष्टाचार के कहा। क्लोई ने मुझे देखा और उसे मेरी आंखों में सिर्फ खाने की तारीफ नजर आई और कुछ नहीं। उसे अचानक लगा कि उसकी पहले की धारणाएं थोड़ी जल्दबाजी वाली थीं। उसने अपनी चॉपस्टिक्स उठाई, चेहरे के भाव सामान्य किए और खाना शुरू किया। तुम्हें पूरा खाना चाहिए, यहां बहुत कुछ है। अगर तुम नहीं खाओगी तो मैं खाऊंगा। इतना कहने के बाद मैंने अपने लिए सूप का एक और पूरा कटोरा भरा, ये ठानकर कि मैं अपना वजन बढ़ाने का प्लान पूरा करूंगा। मुझे तूफान की तरह खाना खाते देख क्लोई की पलकें फिर फड़कने लगी। उसने मुझे हल्के से याद दिलाया, शायद थोड़ा कम खाओ। इस तरह ठूंस ठूंस कर खाने से तुम्हारे पेट में खराबी हो सकती है और तुम फिर से अस्पताल पहुंच सकते हो। मैं पहुंचाऊंगा। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा था और हिसाब लगा रहा था कि इस एक खाने से मैं कितना वजन बढ़ा सकता हूं। रियूनियन मेरे खान पान पर भी रियल टाइम नजर रख रहा था और मैं अभी भी वार्निंग लाइन से काफी दूर था। मैं अपनी सीमा जानता था और मैंने एक और चाइव का टुकड़ा उठाया। मुझे इतने चाव से खाते देख क्लोई ने भी सामान्य से कहीं ज्यादा खाना खाया। रात गहराने पर वो मुझसे कुछ ही फीट दूर बिस्तर पर लेटी। उसके शरीर का तापमान सामान्य से थोड़ा ज्यादा महसूस हो रहा था और उसके विचार भटकने लगे। हाल ही में ईथन वाकई ऐसे व्यवहार कर रहा है जैसे वो पिछले कुछ सालों की सारी बातें भूल गया हो। ये कोई दिखावा नहीं लगता। वो अजनबीपन और बेरुखी इतने लंबे समय तक इतने सच्चे ढंग से बनावटी नहीं हो सकते। क्लोई के विचार अनजाने में 22 साल की उम्र से पहले अपने जवानी के दिनों में लौट गए। जो भावनाएं लंबे समय से सोई और मुरझा गई थीं, वो इस भूलने वाले इंसान के सामने चुपचाप फिर से जीवित हो रही थीं। उसका अशांत दिल फिर से जीवंत और भावुक हो गया, लेकिन मैं उसके दिल की कशमकश का अंदाजा कैसे लगा सकता था? शुरू में मैं उसके साथ कमरा और बिस्तर साझा करने के खिलाफ था।
लेकिन आधा महीना साथ रहने के बाद मुझे धीरे धीरे यकीन हो गया कि क्लोई बस ये चाहती थी कि मेरा ईवा स्टर्लिंग से कोई संपर्क न हो और वो पूरी तरह से मुझे बचाने पर केंद्रित थी। इसके अलावा उसके कोई और इरादे नहीं लगते थे। इन पौष्टिक भोजन के एक हफ्ते बाद हर दिन इतना खाने से मेरा वजन काफी बढ़ गया था। मेरे कभी पतले रहे हाथ पैरों पर अब मांस की एक परत चढ़ गई थी। सुबह मैंने छुपकर वजन नापने वाली मशीन पर कदम रखा और देखा कि कांटा 29 पाउंड पर स्थिर था। मैं मुस्कुराए बिना न रह सका और आईने में खुद को हर कोण से देखने लगा। लेकिन क्लोई के लिए, जो मेरे साथ साथ आगे बढ़ रही थी, मानो उसके अंदर धीरे धीरे आग सुलगने लगी थी। शुरू में बस रातें बेचैन थीं क्योंकि वो मेरी तरह शारीरिक रूप से कमजोर नहीं थी, पर आखिरकार यह एक सूक्ष्म पीड़ा बन गई। वो अक्सर आधी रात को अचानक जाग जाती और धीमी रोशनी में मेरी सोई हुई आकृति को बस देखती रहती। मैं इन सबसे पूरी तरह बेखबर था। मेरी पूरी तरह से भरोसा करने वाली सूरत देखकर उसके दिल की तपिश और कुंठा आखिर में लाचारी में बदल गई। वो मुझे जगा नहीं सकती थी, ठंडे पानी से नहाना नहीं चाहती थी और खुद से ये बात मुझे समझा नहीं पा रही थी। एक और रात जानी पहचानी तपिश फिर लौट आई, पहले से ज्यादा गहरी। क्लोई के माथे पर पसीने की एक पतली परत जम गई। उसने धीरे से कंबल हटाया और अपनी कलाई की चेन खोलने के लिए चाबी का इस्तेमाल किया। मैं नींद में बिस्तर के बीच में करवट ली। मेरी त्वचा उसकी बांह से रगड़ खाई। वो लगभग भागती हुई बाथरूम में गई, जैसे अपने अजीब विचारों को धो डालना चाहती हो। सुबह जब मैं जागा तो मुझे पता नहीं था कि पिछली रात क्या हुआ था और मैं हमेशा की तरह नाश्ते के लिए नीचे चला गया। मेरे स्वास्थ्य में दिन ब दिन सुधार देखकर क्लोई बहुत खुश थी। क्लोई, घर पर मैं बहुत बोर हो रहा हूं, मुझे बाहर जाना है। साथ ही मुझे लगता है कि मुझे एक नौकरी चाहिए। मैं हर दिन तुम्हारे घर में एक सुअर की तरह नहीं रह सकता। मुझे खुद को इस तरह कहते सुनकर क्लोई मुस्कुराए बिना न रह सकी। ईथन अभी भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा वो तब था, इतना सख्त कि वो खुद को ही डांट लेता है। मैं जानती हूं तुम नहीं चाहती कि मैं बाहर जाऊं, लेकिन मैं घर पर पागल हो रहा हूं। मैं अब वो ईथन नहीं हूं जो किसी औरत के लिए जान दे दे। मैं 22 साल का ईथन हूं और मैं महत्वाकांक्षी, मेहनती, सकारात्मक और उज्जवल बनना चाहता हूं। मुझे एक नौकरी चाहिए, कोई भी नौकरी। अगर मुझे नहीं आता तो मैं सीख लूंगा। मैं तुम्हारे घर में पालतू जानवर की तरह कैद नहीं रहना चाहता। मुझे लगता है मैं कुत्ता या बिल्ली हूं, इंसान नहीं। होस्ट, तुम कमाल के हो। यही असली तुम हो। वो तुम जो कहानी में बंधे थे, वो असली तुम नहीं थे। देखो कमेंट्स तुम्हारी कितनी तारीफ कर रहे हैं। मैं अपनी जिंदगी का मालिक बनना चाहता हूं। मुझे परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, लेकिन मुझे अपने फैसले लेने का हक चाहिए। अपनी मर्जी का मालिक होना, आजाद होना, असली ईथन बनना। मैंने इतने सालों में ऐसा नहीं देखा। ओ हाँ, हाँ, तुम मेरे असिस्टेंट बन सकते हो और हर दिन मेरे साथ घूम सकते हो। क्या कोई और विकल्प नहीं है? क्लोई खुश नहीं थी। उसने गाल फुलाए और कहा, वो कैसी नजर, वो भाव, वो रवैया क्या है? मैं समझ गया, मैं मानता हूं। तुम्हारे साथ 4 घंटे रहने का ख्याल ही मुझे दुखी करता है। क्या तुम इस वजह से खुश हो? मुझे बस डर है कि तुम मुझे धोखा दोगे। क्या होगा अगर तुम काम का बहाना बनाकर चुपके से उस ईवा स्टर्लिंग को खोजने जाओ और फिर तुम खुद को मारने की कोशिश करो और मुझे आकर तुम्हें बचाना पड़े? मुझे याद आया कि रियूनियन ने पिछले चक्र के बारे में क्या कहा था, कि कैसे उसने ईवा स्टर्लिंग को मार डाला था और फिर मेरे साथ मौत को गले लगा लिया था। सच कहूं तो मुझे नहीं लगता कि क्लोई मुझे पसंद करती है। हमारा रिश्ता बस ठीक ठाक है। हम एक छोटी सी बहस के बिना नाश्ता भी नहीं कर सकते। हमारी जिंदगी के पहले 2 सालों में यह सब होता रहता था। हम कुछ वाक्यों के बाद झगड़ते थे, फिर उतनी ही जल्दी सुलह कर लेते थे। मैं सच में नहीं सोच सकता कि उसने ऐसा फैसला क्यों लिया। क्या क्लोई ईवा जितनी ही उलझी हुई है? किसी के मरने के बाद ही भावनाओं का एहसास होना और पछताना। ओ, मैं समझ गया। अगर मुझे तुम्हारा असिस्टेंट बनना है तो मैं बन जाऊंगा। जब काली सेडान हैरिस कॉर्प के गेट पर रुकी तो वहां से गुजरने वाले कर्मचारी अपनी रफ्तार धीमी किए बिना न रह सके। कार का दरवाजा खुला और उनकी हमेशा शांत और संयमित सीईओ बाहर निकली। लेकिन हर किसी का ध्यान तुरंत मेरी तरफ चला गया, जो उनके बगल में खड़ा था। उलझन भरी नजरों को अनदेखा कर क्लोई सीधे एग्जीक्यूटिव लिफ्ट की ओर बढ़ी, मुझे हाथ पकड़कर साथ खींचते हुए। तभी भीड़ में दबी दबी फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ बोल्ड कर्मचारियों ने जल्दी से अपने फोन निकाले और हैरिस कॉर्प के गपशप ग्रुप चैट में पागलपन की तरह पोस्ट करने लगे। ये क्या हो रहा है जेना? मिस हैरिस अभी एक बहुत हैंडसम लड़के के साथ गुजरी हैं। आह, क्या वो ईथन कार्टर है जो हमेशा पागल रहता था और जिसकी नजरें सिर्फ ईवा स्टर्लिंग पर होती थीं? क्लोई हैरिस उसे कंपनी ले आईं। एक टिंग के साथ एग्जीक्यूटिव लिफ्ट के दरवाजे फिर खुले। क्लोई सबसे पहले बाहर निकली और मैं ठीक उसके पीछे। सबसे ऊपरी मंजिल के कर्मचारी तुरंत सीधे बैठ गए। मेरे ऑफिस आओ। जेना ने तुरंत खुद को संभाला। जी मिस हैरिस। वो उनके पीछे गई। गुड मॉर्निंग मिस हैरिस, मिस्टर ईथन। मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? क्लोई के बोलने से पहले मैंने एक अजीब सी एक्साइटमेंट के साथ ऊपर देखा। क्या आप मेरे लिए एक डेस्क का इंतजाम कर सकती हैं? मैं आज से यहाँ काम शुरू कर रहा हूँ। क्या मुझे कानों में कुछ सुनाई दे रहा है? वरना सीईओ का वो मुसीबत खड़ा करने वाला पति ये क्यों कहता कि वो कंपनी में काम करने आ रहा है? जेना का चेहरा ऐसा था जैसे उसने अभी कोई भयानक खबर सुनी हो।
उसने स्वाभाविक रूप से क्लोई की ओर देखा, अपनी आंखों से पुष्टि मांगते हुए। क्लोई ने मुश्किल से दिखने वाली हामी भरी। मेरे ऑफिस में एक डेस्क पर वो कुछ आसान काम करेगा। नहीं, मैं बाकी सबके साथ बाहर बैठना चाहता हूँ। जैसा मैंने कहा वैसा करो जाओ। अब मेरी अर्जी खारिज कर दी गई, जो अपेक्षित था। आज की क्लोई पूरी तरह से तानाशाह है। अगर तुमने काम का बहाना बना बाहर निकलने की हिम्मत की तो तुम घर से बाहर कदम भी नहीं रख पाओगे। जैसे ही मैं बाहर निकला, दर्जनों जोड़ी आंखों का सामना हुआ जो गपशप से भरी थीं। हमारी नजरें हवा में मिली और माहौल तुरंत अजीब और अनचाहा सा हो गया। लेकिन मुझे लगा जैसे मुझे अपने लोग मिल गए हों। मेरे चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई और मैं सक्रिय रूप से उनकी तरफ बढ़ गया। मेरी आवाज साफ और बुलंद थी। हेलो एवरीवन। हेलो हेलो, हम अब से सहकर्मी हैं। मैं कार्यस्थल पर नया हूं और मुझे कुछ नहीं पता, तो मैं आप सबकी मदद पर निर्भर रहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत विनम्र हैं। हा हा हा। जैसे कि जांचती हुई नजरों से पूरी तरह बेखबर, मैं जल्दी और स्वाभाविक रूप से घुल मिल गया। कुछ सामान्य बातों के बाद तनावपूर्ण माहौल काफी हल्का हो गया था। एक कर्मचारी अपनी जिज्ञासा नहीं रोक पाया और संभल कर पूछा, अगर आपको बुरा न लगे तो मिस हैरिस के साथ आपका रिश्ता क्या है? मैंने पलकें झपकाईं और आसानी से जवाब दिया, हम बचपन के दोस्त और पुराने क्लासमेट हैं। ओह, मैं समझ गया। जब हर कोई अपने एहसास में डूबा था, जिना लॉजिस्टिक स्टाफ के साथ आई एक नया डेस्क, कुर्सी और कंप्यूटर लेकर। मुझे लोगों से घिरा देख जेना रुकी और सम्मानपूर्वक बोली, मिस्टर ईथन, आप मिस हैरिस के ऑफिस में क्यों नहीं हैं? मिस्टर ईथन शब्द शांत झील में गिरे पत्थर की तरह थे, जिसने सबके दिलों में हलचल पैदा कर दी। दृश्य तुरंत शांत हो गया। मिस्टर ईथन, जिनके बारे में अफवाह है कि मिस हैरिस के साथ उनके रिश्ते खराब हैं, जैसा कि उम्मीद थी, क्लोई हैरिस के साथ आने वाला एकमात्र पुरुष उसका पति ही हो सकता है। पर मुझे सीईओ का ये कदम समझ नहीं आ रहा। उन्हें यह नहीं पता था कि सीईओ के ऑफिस के खास वन वे ग्लास के पीछे क्लोई चुपचाप खड़ी थी। उसकी नजर कांच के आर पार मुझ पर मजबूती से जमी थी। उसकी आंखें भावनाओं के एक जटिल मिश्रण, जिज्ञासा, छानबीन और दबी हुई अधिकार भावना से भरी थीं। हाल ही में ईथन बहुत आज्ञाकारी रहा है, यहां तक कि अपने 22 साल के दौर वाली जिंदादिली और ऊर्जा भी दिखा रहा है, लगभग त्रुटिहीन तरीके से। यह एक और परिष्कृत मुखौटा हो सकता है। मुझे जल्द ही कोई कमी ढूंढनी होगी और उसका नकाब उतारना होगा। लेकिन काश ये सब सच होता, काश वक्त यहीं ठहर जाता और ईथन हमेशा ऐसा ही रहता। वो ईथन जो मुझ पर मुस्कुराता, मुझसे झगड़ता और छेड़े जाने पर बस मूर्खतापूर्ण तरीके से हंसता। जेना कुशल थी और उसने जल्दी ही मेरा वर्क स्टेशन सेटअप कर दिया। एक नया कंप्यूटर, ऑफिस का पूरा सामान, सब कुछ वहां था। अपनी खुद की जगह पाकर मैं काफी तल्लीन दिख रहा था। पूरी सुबह अपने कंप्यूटर पर ठीक से बैठा रहा। कभी कभी सोचते हुए माथे पर बल डालता, कभी कीबोर्ड पर टाइप करता। बेहद गंभीर दिखता। रियूनियन, इस रिपोर्ट का क्या मतलब है? इन सभी नंबरों का क्या अर्थ है? मैं इस लेआउट को कैसे एडजस्ट करूं? मेरा इतना बदसूरत क्यों दिख रहा है? स्कूल में उन्होंने ये कभी नहीं सिखाया। मैंने कभी इन चीजों को हाथ नहीं लगाया। और ये पावर पॉइंट टेम्पलेट कितना पुराना है। रंग तो बहुत ही भयानक है। स्वयं करने के सिद्धांत का पालन करते हुए मैंने पहले चुपके से अपने फोन पर खोजा, और जब मुझे वाकई कुछ समझ नहीं आया तो मैंने ऑफ साइट मार्गदर्शन के लिए रियूनियन को आपातकालीन कॉल किया। पूरे दिन की मशक्कत के बाद मैं आखिरकार कुछ बुनियादी काम पूरे करने में सफल रहा। क्लोई ने मेरे द्वारा सबमिट किए गए दस्तावेज का प्रिंट आउट निकाला और अपनी पेन की नोक से कई जगहों पर इशारा किया। यहाँ तर्क गलत है, डेटा का हवाला गलत है और फॉर्मेट कंपनी के मानकों पर खरा नहीं उतरता। मैं झुक गया, यह देखते हुए कि वो कागज पर कैसे घेरा बना रही थी और समझा रही थी। उसकी आवाज कोमल और धैर्यवान थी और मैंने खुद को अनजाने में उसकी सोच के साथ बहते हुए पाया। उसे दिखाते, संशोधित करते और एडजस्ट करते हुए देखा। उसकी समस्या सुलझाने की तर्कशैली सीखी। बाहर का आसमान धीरे धीरे अंधेरा हो गया और 5 बजे का दिन खत्म होने वाला अलार्म समय पर बज गया। मेरी आंखें, जो बस एक पल पहले तक केंद्रित थीं, चमक उठीं बिजली की गति से। मैंने अपना काम सेव किया और एक ही झटके में कंप्यूटर बंद कर दिया। मैंने एक चेयर निकाली और बाहर निकलने ही वाला था। ईथन, क्या तुम्हें अपने संशोधन नोट्स नहीं चाहिए? मैं कल कर लूंगा। मैं ऑफिस एरिया से बाहर निकल गया, पीछे छोड़ गया कर्मचारियों की भीड़ जो सिर्फ ईर्ष्या भरी निगाहें ही डाल सकती थी। कौन समय पर नहीं निकलना चाहता, लेकिन मेरी आजादी बेहद कम समय की थी। मुझे माफ करें मिस्टर ईथन, लेकिन मिस हैरिस ने विशेष रूप से निर्देश दिया है कि आप कंपनी से अकेले बाहर नहीं जा सकते। क्लोई, मुझे घर जाना है। तुम्हारे जाने से पहले दस्तावेज संशोधित कर दूंगा। अब वर्किंग आवर्स खत्म हो चुके हैं, तो इसे तिगुने वेतन पर ओवरटाइम माना जाना चाहिए। एक कर्मचारी के तौर पर तुम बॉस से पहले निकलने की कोशिश कर रहे हो। किसी और कंपनी में होते तो तुम्हें कब का निकाल दिया गया होता। मैंने अपना फोन पकड़ा, पीछे लिफ्ट की ओर देखा और निराश होकर वापस अंदर चल दिया। सबसे ऊपरी मंजिल की लाइटें मेरे लिए फिर जल गईं। चलो घर चलते हैं। मुझे ओवरटाइम से नफरत है। मैं क्लोई के पीछे लिफ्ट में गया, इस बार काफी शांत। जब तक क्लोई मुझे हैरिस एस्टेट वापस ले आई, तब तक काफी देर हो चुकी थी।
मिसेज गेबल ने रात का खाना तैयार रखा था। मेज पर 6 व्यंजनों और एक सूप की गर्मागर्म दावत सजी थी, जो घर सा सुकून दे रही थी। रात के खाने के बाद मैं सीधे मास्टर बेडरूम में गया ताकि अपने गेम में जीत का सिलसिला जारी रख सकूं, जबकि क्लोई अपने काम निपटाने स्टडी में चली गई। थोड़ी ही देर में उसका फोन वाइब्रेट हुआ। बाहर ड्रिंक्स के लिए चलोगी? सुना है आज तुम अपने पति को ऑफिस ले गई थी। क्या चल रहा है? नहीं आ रही। कुछ नहीं चल रहा है। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। तुम दोनों का पूरा दिन साथ बिताना बिना झगड़े या बिना मुंह फुलाए पश्चिम में सूरज उगने से भी ज्यादा दुर्लभ है। हाँ, सब ठीक है। उसे एमनेसिया याददाश्त खोना हो गया है। क्लोई ने चिढ़कर जल्दबाजी में कुछ शब्द वापस भेजे और फिर उसे नजरअंदाज कर दिया। 1 घंटे बाद दरवाजे की घंटी बजी। मिसेज गेबल ने दरवाजा खोला तो लिली को मुस्कुराते हुए पाया, जो ऐसे स्लीपर पहन रही थी जैसे यह घर उसी का हो। मिस हैरिस, मैं तुम्हारे घर पर हूं। लिली ने ऊपर बैठी क्लोई को मैसेज किया। तुम्हारा पति कहाँ है? तुम बहुत जिद्दी हो। क्लोई ने अनजाने में मास्टर बेडरूम के बंद दरवाजे की तरफ देखा। सिर्फ गपशप के लिए इतना लंबा सफर तय कर लिया। बेशक यह किसी चमत्कार से कम नहीं कि तुम दोनों लड़ नहीं रहे हो, तो जाहिर है मैं इसे अपनी आंखों से देखना चाहती थी। लिली ने सीधे बैठते हुए कहा। उसकी आंखों में चमक थी। क्लोई ने रूखेपन से जवाब दिया, हम चिड़ियाघर के बंदर नहीं हैं। हमें देखने के लिए तुम्हें खास चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। वैसे क्या एथन हमेशा से उस अवा स्टर्लिंग पर फिदा नहीं था? अचानक ये बदलाव क्यों? कहीं तुम फिर से तो बेवकूफ नहीं बन रही? याद है ना, जब मैंने अवा के लिए पूरे शहर में हंगामा खड़ा कर दिया था? क्लोई की सबसे करीबी दोस्त होने के नाते लिली ने उसके साथ कई रातें पीते हुए बिताई थीं और वो स्वाभाविक रूप से अभी भी सावधान थी। क्लोई की आंखों में बहुत ही हल्की सी कोमलता तैर गई। उसे उसे याददाश्त खोने की बीमारी है। उसने पिछली बार तुम्हें तरस दिलाने के लिए सिरदर्द और एमनेसिया का नाटक किया था। क्या उसने अपने हथकंडे और अपग्रेड कर लिए हैं? इस बार यह सच है, उसे तो ये भी याद नहीं कि अवा स्टर्लिंग कौन है। क्या हो अगर उसका अभिनय और बेहतर हो गया हो? क्लोई, फिर से झांसे में मत आना। इससे पहले कि वो अपनी बात खत्म करती, दूसरी मंजिल से दरवाजा खुलने की हल्की सी आवाज आई। दोनों ने ऊपर देखा। मैं अपने लाउंज वियर में बाहर आ रहा था। मैं रेलिंग के पास खड़ा होकर नीचे देख रहा था। मेरी नजरें साफ थीं, जिसमें थोड़ी अनजानी सी जिज्ञासा भरी थी। लिली तुरंत खड़ी हो गई और अपनी सिग्नेचर ब्राइट मुस्कान बिखेर दी। हेलो एथन, क्या हम लोग बहुत जोर से बात कर रहे थे और तुम्हें परेशान किया? मैं सीढ़ियां उतरकर नीचे आया। हेलो, मैंने सिर हिलाते हुए कहा। यह कौन है? लिली, फीमेल लीड की एक करीबी दोस्त जिससे वो अपने शुरुआती करियर के दौरान मिली थी। वो दोनों बहुत गहरे दोस्त हैं, शायद इकलौती ऐसी इंसान जिससे क्लोई खुलकर बात कर सकती है। मैं अब समझ गया। लिली की जिज्ञासु निगाहों का सामना करते हुए मैंने कहा, मैं बस पानी लेने नीचे आया था। तुम लोग जारी रखो। मैं किचन के फ्रिज के पास गया और पानी की 2 बोतलें निकाल लीं। उसने अभी सच में मुझे देखकर मुस्कुराया और हेलो कहा। क्या वो पहले मुझे हमेशा ठुकराता नहीं था? ऐसा लगता है उसे वाकई याददाश्त खोने की बीमारी है। एथन की याददाश्त उस वक्त पर लौट गई है जब वो 20 साल का था। वो उस वक्त से पहले के सारे लोगों और घटनाओं को भूल चुका है। ये तो बड़ी खुशखबरी है। ऐसी खुशी का मौका तो सेलिब्रेट करना चाहिए। चलो हम लोग बाहर ड्रिंक्स के लिए चलते हैं। मेरी तरफ से दावत होगी। क्लोई एक पल के लिए रुकी। ठीक है, अभी से उसे बता रही हो कि तुम कहाँ जा रही हो? क्लोई, क्या तुम फिर से उसके प्यार में पड़ रही हो? क्लोई ने उसे नजरअंदाज किया और मास्टर बेडरूम के दरवाजे की तरफ चली गई। धीरे से दस्तक दी। अंदर से थोड़ी दबी हुई आवाज आई। दरवाजा खोलकर देखा तो मैं सोफे पर पालथी मारकर बैठा था। मेरी उंगलियां फोन की स्क्रीन पर तेजी से चल रही थीं। जाहिर है मैं एक जोरदार मुकाबले के बीच में था। स्क्रीन की रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ रही थी, मेरे ध्यानमग्न प्रोफाइल को उभारा था, मानो मैं पूरी तरह अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। एथन, मैं लिली के साथ बाहर ड्रिंक्स के लिए जा रही हूँ। हो सकता है मैं देर से आऊं। ओ ठीक है, जाओ। ऐसा तो नहीं है कि मैंने तुम्हें जंजीरों में बांध रखा है, मैंने बिना ऊपर देखे कहा। मेरी आंखें अभी भी स्क्रीन पर जमी थीं। मेरे मुंह से ये शब्द निकलते ही क्लोई का शरीर हल्का सा अकड़ गया। ये वाक्य उसके दिल को बिल्कुल एक बारीक सुई की तरह चुभ गया। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सारे शब्द उसके गले में फंस गए और आखिरकार एक कड़वी खामोशी में घुल गए। आखिरकार उसने कुछ नहीं कहा, बस मुझे एक गहरी नजर से देखा और फिर धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। बार में रोशनी धीमी और धुंधली थी और कम आवाज में बज रहा संगीत उनके कानों पर जोर दे रहा था। क्लोई ने कुछ नहीं कहा। एक के बाद एक 2 हार्ड ड्रिंक्स गटक गई। धीरे पियो। तुम्हें क्या हो गया है? अभी क्या बात हुई? जैसे ही उसने तीसरा गिलास होठों से लगाया, क्लोई ने अपना सिर पीछे किया और उसे खत्म कर दिया। क्या मुझे उसे इस तरह कैद करके नहीं रखना चाहिए? तुम उसे बचा रही हो। पहले जब भी तुम उसे जाने देती थी, वो सीधा आवा स्टर्लिंग के पास भागता था और हर तरह की मुसीबत खड़ी करता था। हर बार वो गंदगी साफ किसे करनी पड़ती थी। अब जब उसे एमनेसिया है और हालात साफ नहीं हैं, तो तुम्हें और भी ज्यादा सावधान रहना होगा। उसे मेरे द्वारा जंजीर से बंधा रहना पसंद नहीं और वो मुझे पसंद नहीं करता। क्लोई ने अपने गिलास में घूम रही एम्बर लिक्विड को घूरते हुए कहा। क्या ये साफ नहीं है? लेकिन कम से कम वो अभी कोई मुसीबत नहीं कर रहा, इसलिए चीजें थोड़ी शांत हैं। बस धीरे धीरे चलो।
प्यार के मामलों में जल्दबाजी नहीं की जा सकती, लेकिन क्लोई ने जैसे सुना ही नहीं, उसने खुद के लिए एक और पूरा गिलास भरा। लिली ने अपना सिर हिलाया, ये जानते हुए कि वो रात भर के लिए ड्रिंकिंग बड़ी बनने वाली है। उनके आकर्षक लुक्स ने पहले ही बहुतों का ध्यान खींच लिया था। कुछ ही देर में एक अच्छी कदकाठी वाला आदमी हाथ में ड्रिंक लिए आया और क्लोई के बगल वाली खाली सीट पर बैठ गया। दो खूबसूरत लेडीज अकेले पी रही हैं, जरूर बोरियत हो रही होगी। क्या साथ में ड्रिंक लेंगे? सॉरी, मेरी दोस्त शादीशुदा है। शादीशुदा होने के बाद भी आप दोस्त बना सकती हैं। इस खूबसूरत लेडी का मूड कुछ खराब लग रहा है। क्या हम चैट करें? मैं शादीशुदा हूं। उस आदमी की मुस्कान एक सेकंड के लिए जम गई। उसने क्लोई की खाली उंगली की ओर इशारा करते हुए उकसाने वाले लहजे में कहा, आप परेशान लग रही हैं। पति से झगड़ा हुआ है क्या? अगर आप मेरी माने तो कभी कभी खुद को रिलैक्स होने देना चाहिए। किसे पता, हो सकता है आपका पति अभी कहीं और मजे कर रहा हो। वैसे भी आपने अपनी शादी की अंगूठी उतार दी है, तो इतना गंभीर होने की क्या जरूरत? जिंदगी छोटी है, क्या इस पल का आनंद लेना बेहतर नहीं है? ठीक उसी पल मैं अपने गेमिंग दोस्तों के साथ वॉइस चैट पर था। सामने वाली टीम के कपल को कोस रहा था और खूब मजे कर रहा था। अचानक बिना किसी चेतावनी के मुझे जोर की छींक आई। मैंने अपनी नाक रगड़ी और कुछ बुदबुदाया। क्लोई के आसपास का तापमान अचानक जमा देने वाली ठंडक में बदल गया। वो आदमी उसकी आंखों की उस बर्फीली ठंडक से इतना डर गया कि फौरन वहां से भाग खड़ा हुआ। लिली ने राहत की सांस ली, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो क्लोई को नीचे अपनी दाहिनी उंगली को घूरते हुए पाया, जो खाली थी। एथन के साथ मेरी शादी तो शुरुआत से ही एक दिखावा थी। एमनेसिया से पहले भी वो मुझे पसंद नहीं करता था, और अब भी उसे मैं पसंद नहीं हूं। ये एहसास किसी भी कड़क शराब से ज्यादा जला रहा था। क्लोई ने बात करना बंद कर दिया और बस एक के बाद एक गिलास पीती रही। लिली को उसे देखकर बहुत बुरा लग रहा था, पर समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे सांत्वना दे। क्लोई को इतना नशे में धुत देखकर उसने अपने ड्राइवर को कॉल करने का फैसला किया ताकि अपनी दोस्त को सुरक्षित घर पहुंचा सके। काफी देर हो चुकी थी और जब ड्राइवर ने क्लोई को कार से उतरने में मदद की तो रात की हवा ने उसे एक पल के लिए होश में तो लाया, लेकिन उसके कदम अभी भी लड़खड़ा रहे थे। उसने लिली की मदद की कोशिश को झटक दिया और डगमगाते हुए घर के अंदर गई। धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगी। ये देखकर कि उसकी जरूरत नहीं है, लिली घर चली गई। बेडरूम के दरवाजे के सामने क्लोई रुकी, ठंडी दीवार का सहारा लेकर खड़ी हुई और अनाड़ीपन से अपनी स्कर्ट ठीक की। इसके बाद उसने एक गहरी सांस ली और ठंडे हैंडल को पकड़ लिया। हा हा हा। अंदर से मेरी एक्साइटेड आवाज हल्की सुनाई दे रही थी, जो थोड़े खुले दरवाजे से निकलकर उसके कानों तक बिल्कुल साफ पहुंच रही थी। क्लोई का हाथ हैंडल पर जम गया। ऐसा लगा जैसे उसका खून एक पल के लिए जम गया हो और अगले ही पल वो तेजी से उसके सिर पर चढ़ गया। बार वाले उस आदमी की जहरीली बातें अब एक दुष्ट भविष्यवाणी की तरह लग रही थीं, जो विडंबनापूर्ण ढंग से इस पल सच हो रही थीं। तो एथन को एमनेसिया नहीं है। वो मुझसे झूठ बोल रहा था। उन मासूम 22 साल की आंखों और उन सीधा दिखने वाले कामों का इस्तेमाल करके एक बड़ा सा झूठ बुन रहा था। तो मेरी पीठ पीछे वो अभी भी अवा स्टर्लिंग के इतने करीब है। बेब, कितना प्यारा उपनाम है। एथन, सालों पहले मैंने अपने सपनों में अनगिनत बार उसका नाम लिया था, उम्मीद करते हुए कि एक दिन वो मुझे उस नाम से बुलाएगा। उसने मुझे कभी नहीं बुलाया, एक बार भी नहीं, लेकिन उसने दूसरी महिला को 1000 बार बुलाया है। क्लोई की जलन शराब के साथ मिलकर और भड़क गई। उसे जो थोड़ा सा होश आया था वो अब भारी गुस्से में बदल चुका था, और ठगे जाने की शर्म एक भड़कती आग में बदल गई, जिसने उसकी बची कुची समझ को तुरंत राख कर दिया। उसने दरवाजे को जोर से धक्का दिया। कमरे की गर्म कोमल रोशनी बाहर फैल गई, जो ठंडे कॉरिडोर से एकदम अलग थी। मैं बेड पर आधा लेटा था, हेडफोन लगाए हुए। मेरी उंगलियां स्क्रीन पर अभी भी तेजी से चल रही थीं। अचानक हुए उस शोर से मैं चौंक गया और अपना सिर झटका। गेमिंग दोस्तों के साथ बातचीत की वो रिलैक्स्ड मुस्कान अभी भी मेरे चेहरे पर थी। क्लोई वहां खड़ी थी। उसके गालों पर एक अस्वाभाविक लाली थी। उसकी आंखों में ऐसा गहरा गुस्सा और निराशा थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। उसका हमेशा शांत रहने वाला अंदाज गायब था और उसकी जगह एक घिरे हुए घायल जानवर की झलक थी। वो मुझे घूर रही थी। उसके होंठ देर तक कांपते रहे, इससे पहले कि उसने आंसुओं भरी इल्जाम भरी बात कही। एथन, तुमने मुझसे झूठ बोला। तुम्हें बिल्कुल भी एमनेसिया नहीं है। मैं पूरी तरह भ्रमित था। मैं सीधा बैठा। मैंने तुमसे क्या झूठ बोला? मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला। झूठ नहीं बोला। वो मेरी तरफ चली। उसके हाई हील्स फर्श पर हर कदम पर ऐसे बज रहे थे जैसे वो चाकू पर चल रही हो। तो वो बेब कौन थी जिसके लिए तुम अभी चिल्ला रहे थे? अवा स्टर्लिंग, है ना? तुम शुरू से नाटक कर रहे थे। एमनेसिया का नाटक, अच्छा बनने का नाटक, मुझ पर निर्भर रहने का नाटक, जबकि छुपकर तुम अभी भी उसके साथ जुड़े हो। मुझे बात समझ आई और मैंने अपना फोन उठाया। समझ नहीं आ रहा था कि हंसूं या रोऊं। तुम्हारा मतलब ये मेरा गेमिंग टीममेट है, एक लड़का। मुझे अभी पेंटाकिल गेम में जीत मिली है और मैंने उसे सेलिब्रेट करने के लिए बेब कहा। तुम क्या इमेजिन कर रही थी? क्लोई के कदम लड़खड़ा गए। शराब का असर जैसे उतर गया और उसकी आंखों का गुस्सा जम गया, हैरानी में बदल गया। उसने मेरे फोन पर गेम इंटरफेस को देखा, फिर मेरे मासूम चेहरे को, और उसके गालों की लाली पल भर में गायब हो गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया।
मैंने अपनी आवाज नरम की। क्लोई, मैं जानता हूं तुम किससे डरती हो। तुम डरती हो कि मैं एवा स्टर्लिंग को याद कर लूंगा। जो इंसान पहले उसके लिए मरने को तैयार था, वो मैं नहीं था। मुझे बस इतना याद है कि हम बचपन के ऐसे दोस्त थे जो हर बात पर झगड़ते थे। उसने चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया, उसके कंधे हल्के से कांप रहे थे। उसने मेरी तरफ देखने से मना कर दिया, पर वो बहस नहीं कर रही थी। मैं बिस्तर से उतरा और उसके पास गया। मुझे याद है जब मैंने रेस जीती थी और मेरा टखना मुड़ गया था। तुम ही थी जिसने मुझे कैंपस क्लिनिक तक पहुंचाया था। पूरा रास्ता मुझे डांटती रही, पर मेरा हाथ कितनी कोमलता से थामे रखा था। मुझे याद है तुम बाहर से हमेशा सख्त रही हो, पर अंदर से बेहद नरम। जब मुझे पैसों की जरूरत होती, तुम शिकायत तो करती, पर फिर पैसे मेरे हाथ में ठूंस देती। मुझे याद है तुमने कहा था कि दुनिया के सारे पुरुष मर भी जाएं तो भी तुम मुझे पसंद नहीं करोगी। मैं जानता हूं, वो बस तुम्हारा गुस्सा था। मैंने हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे से आंसू पोंछे। पिछले आधे महीने में मैंने सब साफ देख लिया है। तुम मुझे सोने की जंजीर से कैद करने की बात करती हो, डरती हो कि मैं भाग जाऊंगा या मुझे चोट लगेगी, लेकिन तुमने मुझे सबसे बेहतरीन जिंदगी दी है। तुमने मेरे लिए एक अहम बोली छोड़ दी, और जब तुम्हें लगा कि मैं शायद नाटक कर रहा हूं, तब भी तुम हर बार दौड़कर मेरे पास आई। क्लोई, तुम विलेन नहीं हो। तुम दुनिया की सबसे नासमझ, सबसे ज्यादा ख्याल रखने वाली इंसान हो। उसने झटके से ऊपर देखा, उसके आंसू मेरे हाथ पर गिरे जो आग की तरह जल रहे थे। तुम वाकई एवा स्टर्लिंग को ढूंढने नहीं जाओगे? मैं उसे क्यों ढूंढूंगा? वो औरत जिसने मुझे बस लटकाए रखा, मेरा इस्तेमाल किया और सोशल लैडर पर चढ़ने के लिए मुझे सीढ़ी बनाया। बिना एक भी सच बात कहे मैं पागल ही होऊंगा जो दोबारा उससे जुड़ूंगा। पहले वाला इंसान मैं नहीं था, अब मैं खुद हूं, और मैं जहरीले लोगों से दूर रह रहा हूं। होस्ट, तुम कमाल हो। गलतफहमी दूर हो गई। मैंने सिस्टम को नजरअंदाज किया, धीरे से क्लोई का हाथ पकड़ा और उसे बिस्तर के किनारे बिठाया। जो पहले हुआ उसके लिए मैं उस मैं की तरफ से माफी मांगता हूं। उसने 6 साल तक तुम्हें दुखी किया, रातें छीनी, और तुम्हें, जो मुझे साफ पसंद करती थी, मुझे रोकने के लिए कैद करने पर मजबूर किया। उसने तुम्हें निराश किया, लेकिन मैं वादा करता हूं आज के बाद ईथन कार्टर क्लोई हैरिस की आंखों में एक और आंसू नहीं आने देगा। क्लोई मुझे गले लगाकर मेरी कमर को जोर से जकड़ लिया और अपना चेहरा मेरी गर्दन में छिपा लिया। 6 साल का दबा हुआ दुख आखिरकार फूट पड़ा और वो बच्चे की तरह रोने लगी। मैंने धीरे से उसकी पीठ थपथ पाई। मेरा दिल उसके लिए भर आया। क्लोई की वो कैद कभी कंट्रोल करने के लिए नहीं थी, वो तो उसका बचाव था। अगर उसने हर कदम पर मेरी रखवाली न की होती तो मैं, जो उस कहानी के जाल में फंसा था, जाने कब का मर चुका होता। अब मुझे कैद करने के लिए जंजीरों का इस्तेमाल मत करना। मैं कहीं नहीं भागूंगा। अगर तुम्हें डर है तो जहां भी जाओ मुझे अपने साथ ले चलो। मैं तुम्हारे साथ काम पर चलूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा और जिंदगी भर कभी नहीं छोड़ूंगा। सच में, सोने से भी ज्यादा पक्का। और मैं मेहनत करूंगा और हैरिस कॉर्पोरेशन संभालने में मदद करूंगा। मैं पहले तुम्हें नीचे खींचता था, लेकिन अब से मैं तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा बनूंगा। उस रात पहली बार हम 1 मीटर की दूरी पर नहीं सोए। मैंने उसे थामे रखा और वो मेरे सहारे सिमटी रही। पूरी रात बिना करवट बदले या डरे हुए चैन से सोती रही। अगली सुबह क्लोई थोड़ी शर्माती हुई जागी। उसके कान लाल हो गए थे। मैंने जानबूझकर चिढ़ाया, सीईओ हैरिस कल कौन था जो फूट फूट कर रो रहा था? उसने मुझे घूर कर देखा, पर अपनी चिरपरिचित शक्ति के बिना, बस थोड़ी सी झिझक के साथ, मत बताओ। हाँ हाँ। उठने के बाद मैंने बॉडीगार्ड से घर की सारी सोने की जंजीरें हटवा दी। अब से मैं तुम्हें अपने दिल से बांधूंगा, ये किसी भी जंजीर से ज्यादा मजबूत है। उसके बाद के दिनों में मैं पूरी तरह से हैरिस कॉर्पोरेशन के काम में डूब गया। शुरुआत में एक रिपोर्ट न समझ पाने से लेकर मैंने धीरे धीरे क्लोई से बिजनेस सीखा और कंपनी के काम संभालने लगा। मैंने बहुत तेजी से तरक्की की। मुझे सिखाते वक्त क्लोई बेहद धैर्यवान थी और मैं बहुत मेहनती, बस उसका बोझ कम करना चाहता था ताकि उसे सब कुछ अकेले न ढोना पड़े। जहां तक एवा स्टर्लिंग की बात है, उसे अपने लालच और खुदगर्जी की सजा आखिरकार मिल ही गई। सरकारी बिड न जीत पाने के बाद न सिर्फ उसने थॉम्पसन परिवार का निवेश खो दिया, बल्कि शेयर गिरवी रख भारी कर्ज में भी डूब गई। उसकी सारी ताकत खत्म होते देख उसके पिता ने कंपनी में उसके सारे अधिकार छीन लिए और अपने दूसरे बच्चों को प्रमोट कर दिया। सबके द्वारा छोड़ी गई एवा की पुरानी चमक खत्म हो चुकी थी। आखिरकार उसे जिल्लत के साथ न्यूयॉर्क छोड़ना पड़ा। अब वो दोबारा मुसीबत खड़ी नहीं कर सकती थी। जब मैंने ये खबर सुनी तो बस हल्की सी मुस्कुराहट आई। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, उसका अंजाम उसने खुद अपने हाथों से लिखा था। वो अपनी बर्बादी के लिए खुद जिम्मेदार थी। जब लिली दोबारा हैरिस एस्टेट आई तो उसने मुझे और क्लोई को सोफे पर साथ बैठे देखा। मैं उसके लिए संतरा छील रहा था और वो मेरे कंधे पर सिर रखे कोई डॉक्यूमेंट पढ़ रही थी। वो घरेलू खुशहाली का मंजर इतना चौंकाने वाला था कि उसकी चाय लगभग बाहर आ गई। हे भगवान, ईथन, तुम सच में पूरी तरह बदल गए हो। पहले तो तुम्हें एवा स्टर्लिंग के सिवा कुछ नहीं दिखता था और अब तुम्हें सिर्फ हमारी क्लोई दिखती है। बुरा नहीं है, बिल्कुल बुरा नहीं। तुम्हें आखिरकार सही राह मिल गई। हा हा, मजाक बंद करो, क्लोई ने लिली को हल्के से धक्का देते हुए कहा, पर उसके होठों पर मुस्कान थी। मैं पहले अंधा था, अब मैं साफ देख पा रहा हूं कि कौन सच में संजोने लायक है। होस्ट, पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा हुआ। तुम्हारी सेहत के मानक पूरे हो चुके हैं।
दूसरा चरण, क्लोई हैरिस की रक्षा करना शुरू हो चुका है। मिस्ट्री बॉक्स इनाम दे दिया गया है। तुम्हें हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बफ मिला है। अब से तुम एक दूसरे के विचारों को समझ सकोगे और कोई गलतफहमी नहीं होगी। दिन बीतने के साथ मेरा वजन सामान्य स्तर पर आ गया। मैं अब वो बीमार इंसान नहीं था, बल्कि ऊर्जा से भरपूर था। क्लोई के साथ मेरा रिश्ता भी बदल गया। बचपन के झगड़ालू दोस्तों से हम एक दूसरे के लिए अपरिहार्य साथी बन गए। हमारे संयुक्त प्रबंधन में हैरिस कॉरपोरेशन फला फूला, साम्राज्य लगातार बढ़ रहा था, न्यूयॉर्क का लीडिंग एंटरप्राइज बन गया। जो शेयरधारक कभी क्लोई पर सवाल उठाते थे, अब वे मेरी तारीफ करते नहीं थकते। एक सप्ताहांत मैं क्लोई को वापस हमारे पुराने यूनिवर्सिटी कैंपस ले गया। जानी पहचानी सड़कों पर घूमते हुए छात्रों को आते जाते देख रहा था। ऐसा लगा जैसे हम वापस 20 के हो गए हों। मैं रुका, क्लोई को गंभीरता से देखा और घुटने पर बैठकर जेब से डायमंड रिंग निकाली। मैंने ये अपनी पहली कमाई से खरीदी थी। क्लोई हैरिस, जब हम 22 के थे, मेरा टखना मुड़ा था और तुमने मुझे संभाला था। अब 24 की उम्र में मैं तुम्हारा हाथ थामकर बाकी जिंदगी तुम्हारे साथ चलना चाहता हूं। हमारी पहली शादी गुस्से, बचाव और इत्तेफाक की उपज थी। अब मैं तुमसे इसलिए शादी करना चाहता हूं क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्लोई की आंखें भर आईं और उसने जोर से सिर हिलाया। उसकी आवाज भावनाओं से भर गई थी। हाँ, मैंने उसकी उंगली में अंगूठी पहनाई, खड़ा हुआ और उसे गले लगा लिया। अब से कोई झगड़ालू दोस्त नहीं, बस मैं और मेरी पत्नी उम्र भर के लिए साथ, जब तक हम बूढ़े ना हो जाएं, कभी अलग नहीं होंगे। होस्ट, आखिरी मिशन पूरा हुआ। शानदार इनाम, साथ बूढ़े होने का सफर सक्रिय हो चुका है। मैं तुम्हारे और क्लोई के लिए जीवन भर की खुशी, शांति और सफलता की कामना करता हूं। बाहों में उसे लिए मेरा दिल संतोष से भरा था। कभी सोचा था कि मैं एक उपन्यास में फंसा हुआ कठपुतला हूं। मेरी किस्मत पहले से लिखी हुई, त्रासदी के लिए बनी। लेकिन अब मैं जानता हूं कि जब तक तुम खुद के प्रति सच्चे रहो और जज्बातों को संजो, तुम हर बंधन तोड़कर अपनी मनचाही जिंदगी जी सकते हो। क्लोई ने 6 साल की दीवानगी और सुरक्षा के साथ मेरे असली रूप के लौटने का इंतजार किया। मैं अपनी बाकी जिंदगी की कोमलता और साथ से उसके हर गम और इंतजार का बदला चुकाऊंगा। रात के सन्नाटे में मैंने बगल में सो रही क्लोई को देखा और धीरे से उसके माथे को चूमा। इस जन्म में तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशकिस्मती है, ईथन कार्टर।